बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं इशाल सुलेमान। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे आज के मुबारक दिन से। आकाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज यौम विलादत इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। हम देखें तो शहर शहर रैलियाँ निकाली जा रही हैं, महाफिल का इनकाद किया जा रहा है। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद सलाम भी अकीदत के साथ पेश कर रहे हैं। और आज का दिन पूरी दुनिया में ही तकरीबन मनाया जा रहा है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में मुसलमान बसते हैं और वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार अपने अपने अंदाज में कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, और ये बड़ा ही बरकतों वाला दिन है, रहमतों वाला दिन है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है कि अल्लाह ताला ने खातिमुन नबीयीन रहमतुल लिल आलमीन आकाए दो जहां को इस दुनिया में भेजा, हम लोगों को उनका उम्मती बनाया है। इसका कितना शुक्रिया अदा किया जाए, तो मतलब हम अल्लाह ताला का शुक्र कैसे अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाकर भेजा। जब हम पैदा हुए हमारे कानों में अजान दी गई, और उसके बाद हमारे माँ बाप ने हमें बताया कि खातिमुन नबीयीन कौन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे लिए तालीमात दे कर गए हैं, वज़ा करके गए हैं, हमने उनका पास भी रखना है, उनको फॉलो भी करना है। और आज जश्न मनाया जा रहा है। अगर आप बाहर निकलें तो बरकी कुमकुमे आप सजे हुए देख सकते हैं, शाहराहों को सजाया जा रहा है। बच्चे जो हैं अपना शौक पूरा करते हैं, पहाड़ियाँ भी बना रहे हैं, मैंने चंद देखी हैं बच्चों ने। इमारतें जो है वो बकाए नूर बन चुकी हैं। मसाजिद को देखें तो वहाँ पर चिरागा किया गया है। मतलब इतना खूबसूरत समा है। जैसे ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है तो साथ ही तैयारियाँ भी शुरू हो जाती हैं। इस वक्त जो है सुबह सुबह के टाइम पर बच्चे निकल खड़े होते हैं कि जी हमें स्टॉल से चीज़ें खरीदनी है, बैजेस खरीद कर लगाते हैं, नालैन मुबारक लगाते हैं, अपने अपना अकीदत का इजहार है। न्याज़ें बट रही होती हैं, घरों में इस तरह का एहतमाम किया जा रहा होता है, तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो हम क्यों ना हमारे जो शहर हैं मुख्तलिफ उनकी तफसीलात लें कि किस तरीके से किस शहर में आशिकान रसूल जो है वो हम उनसे तमाम शहरों से भी, बड़े शहरों से जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके के इंतज़ामात किए गए हैं। और जिस तरह से इशाल कह रही है कि हर एक का अपना अंदाज़ है, तो अगर हम घर में बैठे हुए हैं, हम चल फिर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, तो दुरूदों का तोहफ़ा जो है, सलामों का जो तोहफ़ा है, वो आप लाजमी तौर पर बैठे बैठे जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ज़रूर पेश कीजिए। हम दरूद सलाम भेज कर अकीदत का इजहार भी कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। फ़ज़ाएँ दरूद सलाम की सदाओं से मुअत्तर हैं। गली गली हम देखें तो कूचा कूचा, नगर नगर सिर्फ़ और सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से गूंज रहा है। सरकारी और निजी इमारतें रंगो नूर में नहा चुकी हैं। हुकूमत ने भी 12 रबीउल अव्वल को शायान तरीके से मनाने का ऐलान कर रखा है। हाँ जी, और पूरे मुल्क में इस हवाले से तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट भी सुबह सामने आई थी। उन्होंने कहा था कि जश्न ईद मिलादुन नबी जो है हम अकीदत व एहतराम से सब मना रहे हैं। उन्होंने सबको मुबारक भी दी थी। अच्छा मतलब कि हम देखें तो तोपों की सलामी दी गई जिस वक्त दिन का आगाज़ हुआ। हमने शहरों से जानना है कि सूरत हाल क्या है, और मुख्तलिफ शहरों में लोगों ने, शहरियों ने, उम्मतियों ने क्या इंतज़ामात कर रखे हैं, उस पर बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से शहराज अहमद हैं, लाहौर से शाहिद चौधरी हैं, पेशावर से इरफान मूसा से साथ मौजूद हैं। सबसे पहले कराची का रुख करते हैं। शहराज, बताइएगा कराची में कैसे इंतज़ामात किए गए हैं जश्न ईद मिलादुन नबी के? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह कराची में भी जश्न ईद मिलादुन नबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और गुज़िश्ता रात से ही हम देख रहे हैं कि गहमा गहमी का समा हमें दिखाई दिया। जगह जगह हमने देखा कि नातों की जो महफिल हैं वो सजाई गई, जबकि तमाम तर मसाजिद को जो है लाइटों से और चरागा किया गया, सजाया गया। गलियाँ जो हैं वो सजाई गई, झंडे लगाए गए, और ये सिलसिला ताहाल अब भी जारी है। अब भी इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी में, जहाँ कुछ देर बाद जो है यहाँ से मरकज़ी जुलूस जो है वो बरामद
बरामद होगा, जिसमें बच्चे, बड़े, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सभी शामिल होंगे। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि सड़कों की सफाइयाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, कैंप लगा दिए गए हैं, नज़र न्याज का एहतमाम किया जा रहा है, जगह जगह कैंप्स लगाकर नात ख्वानी भी की जा रही है। जबकि बड़ी तादाद में जो रैली है वो भी निकालने का जो सिलसिला है अब से कुछ देर बाद शुरू किया जाएगा। इसके अलावा जगह जगह हम देख रहे हैं कि कैंप्स लगाए गए हैं जहां लंगर और न्याज का एहतमाम किया गया है। बड़ी तादाद में शहरी आ रहे हैं, अपना अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं और अपना हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अकीदत का जो है वो नजराना दिखा रहे हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी के भी जो हैं वो सख्त इंतजामात हमें देखने को मिल रहे हैं। जुलूस जिन जिन रास्तों से गुजरना है वहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इकदाम दिखाई दे रहे हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी वक्तन फ़वक्तन जो है वो यहाँ के दौरे भी कर रही है और विज़िट भी कर रही है। इसके अलावा सिक्योरिटी के इंतजामात को बेहतर बनाने के हवाले से तमाम तर इंतजामात जो हैं वो मुकम्मल भी कर दिए गए हैं। इसके अलावा कोरंगी समेत पूरे कराची में जो है जगह जगह छोटे छोटे जुलूस जो है वो बरामद होंगे, जो कि मरकज़ी जुलूस के साथ मिल जाएंगे। जिसके बाद एक मरकज़ी जुलूस जो निश्तर पार्क पर आज शाम को इख्तिताम पजीर होगा, जबकि इलाकाई जुलूस जो है वो अब निकलना शुरू हो चुके हैं और मुख्तलिफ मसाजिद से ये जो जुलूस हैं वो बरामद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी सही। शहराज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। मुल्तान का रुख करेंगे, मोहम्मद आसिफ हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद आसिफ, आप बताइएगा आशिकाने रसूलों ने किस तरह से तैयारियां कर रखी हैं, किस तरीके से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, क्या क्या तैयारियां देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, देखिए मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी आशिकाने रसूल की जानिब से आज का दिन बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। बड़ी तादाद में रैलियाँ निकाली जा रही हैं, जगह जगह पर जो महफिल का इनेकाद किया जा रहा है। अगर मुल्तान के मोहल्ला दाऊद जहानिया के हवाले से बात की जाए तो यहाँ से एक तारीखी जो 100 ऊँटों पर मुश्तमिल रैली निकाली जाती है, जहाँ पर 100 ऊँट जिस रैली में शरीक होते हैं और खूबसूरत तरीक़ों से इन ऊँटों को सजाया जाता है। इस रैली की ख़ास बात यह है कि इस रैली में बड़ी तादाद में जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो भी शरीक होते हैं। खूबसूरत लिबास ज़ेब तन किया होता है और इस रैली में 100 से ज़ायद जो है ऊँट भी शरीक होते हैं। कुछ ही देर में ये रैली अपनी जो मोहल्ला दाऊद जहानी से बरामद होगी और मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए मुल्तान की तमाम जो रैलियाँ हुसैनागंज चौक पर पहुँचेगी, जहाँ पर बड़ी तादाद में शहर भर के जो मुख्तलिफ एरिया से रैलियाँ हैं वो पहुँचेगी और अपनी अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। अगर आज शहर भर में सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो शहर भर में 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। शहर भर से जहाँ जहाँ से रैलियाँ निकाली जाएगी वहाँ पर अजाफी तौर पर पुलिस की जो भारी नफरी है वो भी तैनात की गई है। इसके अलावा अगर ज़िला भर की बात की जाए तो आज 64 जुलूस निकाले जाएंगे। इसके अलावा 24 जो है वो महफिल नात है उनका भी इनेकाद किया जाएगा। जी ठीक है। औलिया कराम की सरजमीन से आसिफ आप हमें आगाह कर रहे थे। दाता साहब के शहर चलते हैं, लाहौर का रुख करते हैं और जानते हैं शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, बताइएगा लाहौर में अहम शाहराहों को बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, कैसे इंतज़ामात हैं? बच्चों की ख़ास तौर पर बात की जाए तो बच्चे बड़ी तैयारियां कर रहे होते हैं। जिंदा दिलाने लाहौर की बात करें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए पूरे लाहौर को जो है वो दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। जो चरागा किया गया है, बरकी कुमकुमे लगाए गए हैं, सजावट की गई है, गली मोहल्लों के अंदर दुरूदो सलाम की महफिल का इनेकाद किया गया है। हर तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने जो हैं नारा रिसालत की सदाएं गूंज रही हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से नारे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात कि जहां सरकारी सतह पर इस मर्तबा जो है बहुत जोशो जज्बे के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत व शहादत का ये मुबारक महीना जो है उसको मनाने का, इस दिन को मनाने का एहतमाम किया गया है। वहीं पर आम गली मोहल्लों के अंदर लोगों की असल ईद जो है वो आज नजर आ रही है। यहाँ पर नजर आ रहा है कि फख्र मौजूदात, शहनशाह दो जहां, ताजदार मदीना, आकाए नामदार, रहमत मुजस्सम, अहमद मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त मैं लाहौर रेलवे स्टेशन पर मौजूद हूं, जहां पर मरकजी जुलूस जो है और मरकजी तकरीब जो है उसका इनेकाद किया जाता है। मरकजी जुलूस जो है वो यहां से शुरू होता है, जो कि अपने रवायती रास्तों से होता हुआ दाता दरबार पहुंचकर जो है वो इख्तिताम पजीर होता है। छोटे बड़े कई हजारों की तादाद में जुलूस जो है इस मरकजी जुलूस के अंदर जो है वो शामिल होते रहते हैं। इस वक्त भी यहाँ पर स्कूलों के बच्चे भी हैं, शख्सियात भी हैं, समाजी लोग भी हैं, दीगर जिंदा दिलाने लाहौर की एक बड़ी तादाद
जो है वो मरकजी तकरीब के अंदर मौजूद है। मुकाबला हुस्ने किरात है, मुकाबला हुस्ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया जा रहा है। तकरीरी मुकाबले जो हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। बच्चों के दरमियान जूडो कराटे के मुकाबले जो हैं वो यहाँ पर करवाए जा रहे हैं। बड़ी तादाद के अंदर आशिकाने रसूल जो हैं दूर दराज से भी लाहौर रेलवे स्टेशन का रुख कर रहे हैं और कई जुलूस जो है यहाँ पर आकर शुरू हो रहे हैं। इसके साथ साथ आम गली मोहल्लों में मसाजिद से जो है वो जुलूस निकाले जा रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। और हमजा, जैसे आपने शुरू में बताया था कि हम सब जो है अपने नबी पाक अपने करीम आका से मोहब्बत करते हैं कि वो दनाए सुबुल खतमुल रसूल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा है फरोगे वादी सीना निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही ताहा। तो ये है मोहब्बत हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और इसका सिलसिला जो है वो जारी है। आज सारा दिन जो है लंगर भी तकसीम किया जाएगा। इसी तरह बच्चे अपने बड़ों के साथ बाजारों को जो सजावट की गई है, पहाड़ियां लगाई गई हैं, बच्चों ने अपने खिलौने रखे हैं, नालैन पाक के मॉडल जो हैं, मक्का मदीना पाक के मॉडल जो हैं वो रखे गए हैं। तो भरपूर जो खुशी असल में नजर आनी चाहिए, लोगों के चेहरों से नजर आती है। उनको खुशी है कि मौसने इंसानियत हमारे प्यारे करीम आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हमारे रहबर हैं, वही हमारे लिए सब कुछ है। तो उनका यौम विलादत जो है भरपूर जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सही शाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जितनी खूबसूरती से लाहौर के अंदर जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो मनाया जा रहा है, इसी तरह से पेशावर में भी जानते हैं। इरफान हमारे साथ मौजूद हैं। इरफान मुसद्दी, आप बताइएगा पेशावर के शहरी किस तरीके से आशिकान जो हैं वो क्या तैयारियां करके बैठे हुए हैं और मोहब्बत का इजहार किस तरह से मना रहे हैं, कर रहे हैं, ईद मिलादुन नबी को किस तरह से मना रहे हैं? इशाल, बिल्कुल पेशावर में भी जो है ईद मिलादुन नबी इंतहाई अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश और जशो जज्बे से मनाया जा रहा है। सुबह से हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लंगर लगाए गए हैं। इस वक्त भी मैं जहाँ पर फुआरा चौक में मौजूद हूँ, यहाँ पर हलवा पूड़ी की लंगर लगाए गए, बड़ी तादाद में सैकड़ों की तादाद में लोग आ रहे हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो लंगर और न्याज का सिलसिला जो है वो जारी है। पेशावर में भरपूर तैयारियाँ की गई है। मुख्तलिफ जुलूस जो है वो मुख्तलिफ औकात में बरामद होंगे। इसके जो पहला जुलूस होगा वो 11 बजे जो है वो मीलाद हौज़ गुलबहार से बरामद होगा, जिसके लिए भरपूर तैयारियां की गई है। जो पूरे पेशावर की जो ज़्यादातर लोग हैं उसी जुलूस में जो है शामिल होते हैं। इसी तरह जो है ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में गवर्नर हाउस को जो है वो 3 जुलूस के लिए जो है फैमिलीज़ के लिए और जो तलबा है उनके लिए खोला गया है। वहाँ पर लंगर का अहतमाम भी किया गया है, क्योंकि इस दफ़ा जो है ईद मिलादुन नबी जो है वो सरकारी सतह पर मनाया जा रहा है। इसी तरह जो है वो पेशावर में पहले ही रबीउल अव्वल से जो है वो मुख्तलिफ नात और दुरूद सलाम का जो सिलसिला है, मुख्तलिफ महफिलों का सिलसिला है वो हर रात जो है वो जारी रहता है। इस वक्त जो है पूरे शहर को जो है वो बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया है। सरकारी इमारतों को जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाया गया है। ये हर इसी तरह जो है हुकूमत की जानिब से जो है अहकामात जारी किए गए। जितने भी स्कूल कॉलेजेस है वहाँ पर नात ख़्वानी और तकारीर के जो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो है तकारीर मुकाबलों का इनेकाद भी जो है वो किया जा रहा है। तो पेशावर में जो है वो आशिकाने रसूल जो है वो भरपूर तरीके के जश्न ईद मिलादुन नबी जो है वो मना रहे हैं। पेशावर में जो मरकजी जुलूस होगा वो शाम के बाद होगा, जो कि मिलाद चौक से जो है पूरे शहर में, बल्कि पेशावर और इर्द गिर्द के जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, नौशहरा, बचार सदा, वहाँ से भी उस जुलूस में लोग शामिल होते हैं। काफ़ी बड़ा जुलूस होता है, जो कि रात भर जो है वो जुलूस जो है वो जारी रहता है, जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग शिरकत कर रहे हैं। बच्चे जो है वो भी भरपूर तरीके से जो हम देख रहे हैं सुबह से ही काफ़ी तैयार हो रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आज जो है वो ईद का समा है। हर बच्चे जो है उनकी सुबह सुबह जो है उठे और वो खुशी से उनके रंग बिरंगी कपड़े जो है वो खूबसूरत जो लिबास है वो ज़ेब तन किया हुआ है और बिल्कुल जो है वो काफ़ी जो है तैयार हुए हैं। और हम मुख्तलिफ मॉडल जो देखे हैं मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा की जो मॉडल्स है वो भी जगह जगह पर जो है हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो काफ़ी उसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। तो पेशावर में जो है ईद मिलादुन नबी जो है वो काफ़ी भरपूर जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। आशिकाने रसूल जो है वो मुख्तलिफ अपने अपने अंदाज में जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अकीदत व एहतराम को जो है वो बुलहाए अकीदत जो है वो पेश कर रहे हैं। और पेशावरी जो है पेशावर के जो शहरी है, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर अजला है वहाँ पर भी जो है सुबह से ही जो लंगर और लियाज का सिलसिला जो है वो जारी है। तो इसी तरह पेशावर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद जो है वो भरपूर तरीके से किया जा रहा है और मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो जुलूस जो है
वो आज बरामद होंगे, जो कि रात गए तक जारी रहेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इरफान, आपने हमें पेशावर से आगाह किया, शाहिद चौधरी लाहौर से आगाह कर रहे थे, शराज ने कराची से आगाह किया और आसिफ मुल्तान से हमारे साथ मौजूद थे। आप चारों का बहुत ज़्यादा आपने हमें बताया कि इंतज़ामात कैसे हैं, जोशो जज्बा कैसा है, ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से जिस तरह से शाहिद चौधरी और इरफान ख़ास तौर पर हमें बता रहे थे, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यकीनी तौर पर बचपन में अपना बचपन देखें तो तब हम भी ऐसे ही थे, बड़ा इंतजार रहता था। हाँ, बहुत इंतजार अभी भी होता है, लाइटिंग लगाई जाती थी और स्पेशली चरागा का जो एक वो होता था, तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती थी, पहले रबीउल अव्वल से। तो अब भी बच्चों में हम देखें तो ये मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, ये वैसे इशाल बच्चों की तरफ लेके जा रही है, लेकिन मुझे पिछले साल का तो अच्छी तरह याद है कि इशाल अभी भी बच्चों की तरह बाकायदा तौर पर एहतमाम करती है और आज भी यकीनन एहतमाम किया होगा और इशाल अभी हमें बता नहीं रही है। मतलब कुछ शेयर तो करो। मैंने बिल्कुल कल मैंने बहुत सारी लाइट्स लगाई हैं और मेरे बच्चे जो हैं वो बड़े क्रेजी होते हैं इस मामले में कि जी हमें लाइट्स लगानी है और हमें चरागा करना है, तो उसके लिए मुख्तलिफ कलर्स की लाइट्स, ये एक मोहब्बत का इजहार है और कुछ भी नहीं, लेकिन एक मोहब्बत का इजहार है कि हर घर पे मैंने देखा, चाहे वो सरकारी इमारतें हैं, चाहे फिर मसाजिद हैं, आम पब्लिक के घर हैं, सभी को मैंने देखा कि एक खूबसूरत लाइट से सजे में सबने अपनी कोशिश की है, सबने अपनी कोशिश की है और सबको अपनी कोशिश करनी भी चाहिए। और जिस तरह से भी हम अकीदत का इजहार करें, मोहब्बत का इजहार करें, आप सबको इजाज़त है और ये जश्न है और जश्न तो मनाना होता है और ये ज़रूरी है कि हम, और बच्चों को बताना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस तरह की सेलिब्रेशंस नहीं करेंगे या इस तरह के दिनों की अहमियत पर जोर नहीं दे रहे होंगे तो हम बच्चों को क्या सिखा रहे होंगे। हम देखते थे कि पहले जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा किया जाता था, इसका एहतमाम किया जाता था, मसाजिद में बच्चों को लेके जाते थे हमें कि जी कि अच्छा अब यहाँ पर बयान होगा, सुने, वाक़यात बताए जाते थे कि इसको फिर बच्चे इस पे अमल कर रहे होते हैं। और जब बच्चे पहाड़ियाँ बना रहे होते थे तो मुख्तलिफ आप जाते थे गलियों के अंदर आप देखने के लिए कि हमने ज़्यादा अच्छी बनाई है या उन्होंने ज़्यादा अच्छी बनाई है, ये कंपटीशन होता था। और उसका मकसद क्या होता था, बड़े बताते थे कि ये वो मकाम है, ये वो मकाम है, क्योंकि बच्चों को उस तरह से, हम जब छोटे थे तस्वीर भी वो उस तरह से नहीं समझ आती थी, लेकिन जब सामने मॉडल्स पड़े होते हैं तो बड़ी समझ आ रही होती है, प्रैक्टिकल करके बता रहे होते हैं, बाकायदा मॉडल्स में। और पता है पहले रबीउल अव्वल से वो उसको कवर कर लेते हैं और फिर पूरे 12 दिन तक वो बनाते रहते हैं और दूसरी गली को पता ना चले बल्कि साथ वाले को पता ना चले कि हमने क्या बनाया हुआ है, इस तरह से हो रहा होता है। और फिर जब वो पर्दे हटते हैं तो क्या खूबसूरत मॉडल्स होते हैं जो पेश किए जाते हैं बच्चों की जाने से, तो ये बच्चों का भी मोहब्बत का एक इजहार है। और इसी से ही जो है बच्चे काफ़ी कुछ सीख रहे होते हैं। बच्चों को हमें याद है कि मक्का और मदीना का सफ़र बताया जाता था, फासला कितना है वो बच्चे याद किया करते थे कि अच्छा ये इतना फासला है। फिर उनसे क्वेश्चंस होते थे, एक छोटा सा क्विज़ भी हुआ करता था कि अच्छा जी ये बताएं कि ये क्या है, ये बताएं ये क्या है, तो बच्चे बड़ी तैयारी किया करते थे। अभी भी खैर बच्चे तैयारी करते हैं। तो हमने मुख्तलिफ शहरों से आपको बताया कि इंतज़ामात कैसे हैं। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए पर तोलने लगा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने कल 20 अक्टूबर से मुल्क भर में एहतजाज और रैलियों का ऐलान कर दिया है। ये फैसला गुज़श्ता रोज़ जो इस्लामाबाद में PDM का बड़ा इजलास था, बड़ी बैठक थी, उसमें किया गया। और इजलास के बाद PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और कहते हैं कि बलदियाती नहीं, अब आम इंतखाबात करवाए जी। और मुजाहिरों और रैलियों के बाद बात लॉन्ग मार्च तक जाएगी। मौलाना साहब ने क्या कहा, आपको वो सुनाते हैं। महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू कर दिए जाएंगे। पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और ज़िली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। हमारा मुतालबा जनरल इलेक्शन का है। जब तक इस मुल्क में शफाफ आम इंतखाबात नहीं होते और जायज़ हुकूमतें कायम नहीं होती, उनकी निगरानी में बल्दियाती इंतखाबात का कोई जवाज़ नहीं है। इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुजव्वज़ा तरामीम हम उनको कुल्लियतन मुस्तरद करते हैं। EVM जो दर हकीकत RTS का एक दूसरा नाम है, बड़े तकनीकी और मशीनी वसाइल से धांधली की जाए, वोट चोरी किए जाए, नेब तरमीमी ऑर्डिनेंस को
मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया है। नेब का इदारा ही आमिरियत की बाक़ियात में से है। इस इदारे से एहतसाब की कोई तवक्को नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब कहते हैं ना पहले इनमें कोई दमखम था ना अब इनमें कोई दमखम है। उन्होंने भी ये गुफ्तगू की है, वो भी आपको सुना देते हैं। पीडीएम मरा हुआ एक सियासी हाथी है। पीडीएम क्या है, वो पिछले दिसंबर में हमें कहते थे कि सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। अब ये दिसंबर आ गया, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि कुएं के मेंढकों की सियासत का दौर खत्म हो गया 15 अगस्त से। अब समुंदर गहरे पानियों में दुनिया की सियासत हो रही है। बदलते हुए हालात देखें। मेरे ख्याल में इनके अंदर डांगी नहीं, इनके रिंग पिस्टन बैठे हुए हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है। ये नौजवान इंजन, लेकिन इनके इंजन धुआं दे रहे हैं। शेख रशीद साहब की भी गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है कि वो कह रहे वही रिंग पिस्टन, वही कचरा फंसा हुआ है, वो वाली गुफ्तगू। अच्छा, ये गुफ्तगू वो हर बार करते हैं, पहली बार नहीं उन्होंने की, ये हमेशा तनकीद ये वाली वो करते ही होते हैं। अच्छा, पिछली बार वैसे सही भी साबित होगी ना, पीडीएम कुछ ऐसा कर भी नहीं सकी। हम बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद है मज़हर अब्बास साहब। मज़हर अब्बास साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। मज़हर अब्बास साहब, अब आप समझते हैं कि शायद पीडीएम की डायरेक्शन दुरुस्त है, अवामी मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, शायद अब अवाम को इकट्ठा करने में कामयाब हो जाएंगे, कोई तहरीक चलाने में कामयाब होंगे, या पिछले दफ़ा वाला हाल ही आप देख रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, शुक्रिया। देखिए, ये तो अभी पता चलेगा जब वो एहतजाजी रैलियां करेंगे और जिस तरह मौलाना ने कहा कि पहिया जाम हड़ताल और इस तरह की चीज़ें करेंगे। पाकिस्तान में जो बड़ी सियासी तहरीकें रही हैं वो अयूब खान के ख़िलाफ़ रही हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ रही हैं और जनरल ज़िया के ख़िलाफ़ रही हैं। उसके बाद जो सूरत हाल रही है वो ज़ाहिर है हमने 2014 का एक बड़ा धरना देखा जी, लेकिन धरने की सियासत उसके बाद परवान चढ़ी। ये अरब स्प्रिंग के बैकग्राउंड में इन चीज़ों को एक नए अंदाज में हमने देखा। पीडीएम वो कर पाएगी नहीं कर पाएगी, ये हमें अगले चंद हफ्तों में अंदाज़ा हो जाएगा कि पीडीएम में कितना दमखम है। लेकिन ज़ाहिर है अपोजिशन जो है वो बिखरी हुई है जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ से हुकूमत में है और दूसरी तरफ मरकज़ के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज कर रही है। तो एक कन्फ्यूजन है पीडी अपोजिशन जमातों के दरमियान। जहाँ तक शेख रशीद साहब की बात है, शेख रशीद साहब ने एक बात और भी की थी कि हम भी जब अपोजिशन में होते हैं तो हम भी ऐसा ही करते हैं जी। तो यानी वो भी अपने आप को उसी कैटेगरी में लाके खड़ा कर, और जाहिर है उन्होंने वो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं और हुकूमत के अंदर भी वो सिर्फ इमरान खान के साथ हैं। बाकी अगर आप उनसे पूछें कि बाकी पीडीएम के बारे में उनका क्या ख्याल है तो उनका ख्याल उससे मुख्तलिफ नहीं है जिसका ख्याल अपोजिशन जो है। अच्छा मज़हर साहब, लेकिन हम देखें तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो कल की स्पीच थी वो काफ़ी पुरजोश नज़र आए हैं। उन्होंने कहा है कि तहरीक चलने से पहले, धरने या एहतजाज होने से पहले ही हमें मकासद हासिल हो जाएंगे। क्या ज़मीनी हक़ाइक़ भी यही हैं? देखिए, वो जिस तरफ शायद इशारा कर रहे हैं उस तरफ मसले मसाइल ज़रूर हैं, तो शायद हल भी हो जाएं, लेकिन बुरहान अपनी जगह किसी न किसी शक्ल में रहेगा। ये बात ठीक है कि पिछले चंद हफ्तों में हुकूमत खासी कमज़ोर हुई है। दो वजह से, एक वजह जो है वो हम सबको पता है जी। जब कोई फैसला हो जाएगा तो चीज़ सामने आएगी। दूसरी वजह महंगाई है जी। और जो सुनामी इमरान खान ला रहे थे वो तो नहीं आया, लेकिन महंगाई का सुनामी ज़रूर आ गया और इस हद तक आ गया कि लोगों की चीखें निकल गई हैं, अमलन चीखें निकल गई हैं। ये सिर्फ हम नारे की वजह से नारेबाजी नहीं कर रहे, बल्कि अमलन लोगों की चीखें निकल गई हैं। और आप सड़कों पे निकल के अगर लोगों से पूछें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा जिन लोगों ने इमरान खान को एक उम्मीद समझ के वोट दिया था, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के साथ एक जोश और बलबले के साथ उनके साथ आके खड़े हुए थे, उनके अंदर मायूसी बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। क्योंकि हुकूमत आलमी जो सूरत हाल है उसका सहारा लेके तो ज़रूर बात कर रही है, इसके तक शायद वो बात दुरुस्त भी हो, लेकिन बहुत चीज़ें जो वो कर सकते थे महंगाई को रोकने के लिए उन्होंने ना की हैं और ना करते नज़र आ रहे हैं। नहीं, ठीक है मज़हर साहब, ये जो मौक़िफ़ है हुकूमत का जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, और आलमी मंडियों में हम कीमतें देखें तो उसके असरात भी हमें पूरी दुनिया में नज़र आ रहे हैं। ये मौक़िफ़ किसी हद तक दुरुस्त भी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आवाम को
ये समझाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कामयाब हो पाएगी कि ये वजूहात हैं, क्योंकि माजी में जो बातें उनको समझाई गई थी अभी तक उनके जहनों में वही नक्श हैं और अब सोशल मीडिया पर भी वही बातें जो है गर्दिश कर रही होती हैं कि जब महंगाई होती है तो फिर वज़ीर आज़म चोर होता है, और अब लोग क्वेश्चन करें क्या ये बात समझा पाएंगे वज़ीर आज़म इमरान खान आवाम को? देखिए, वो चोर वोर कहने वाली बातें तो जो लोग कहते हैं वो कहते रहें, मैं वो टर्म्स यूज़ नहीं करता, लेकिन एक चीज़ जो वो कर सकते थे उन्होंने नहीं की, उन्होंने इस्लाहात नहीं की, उन्होंने कोई भी बुनियादी इस्लाहात नहीं की। वो जो कहते रहे उन्होंने उसका पलट किया है। ये बात तारीखी तौर पे हकीकत है कि वो जितने यू टर्न्स उन्होंने लिए हैं अपनी सियासत में उतने शायद ही किसी ने लिए हों, और अब तो लोगों को थोड़ा सा समझ में नहीं आती कि आज इमरान खान जो बात कह रहे हैं कल उस बात पर वो खड़े भी रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो उनसे जो चीज़ वो कर सकते थे, आलमी मंडी वाली सूरत हाल है कि जो चीज़ आपकी मंडी में है, जिस चीज़ को आप रोक सकते हैं वो भी नहीं रोक सकते। और सबसे खौफनाक सूरत हाल, मैं हर मर्तबा ये कहता हूँ कि एक महंगाई की लहर एक तरफ रखें और दवाओं की कीमतें एक तरफ रखें, तो आप अंदाज़ा होगा कि पिछले 3-3.5 साल में कितने फीसद दवाओं में इजाफा हुआ है। इसका आलमी मंडी से ताल्लुक नहीं है, इसका शेयर कैपिटल से ताल्लुक। मज़हर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो हुकूमत को करना चाहिए था हुकूमत की जानिब से वो नहीं किया गया, लेकिन अब अगर हम देखें तो वज़ीर आज़म की जानिब से वुज़रा को ये कहा गया है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ को भी मुतहरक करें और प्राइस पर जो अभी इस वक्त महंगाई है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर ऐसा हो जाता है, हुकूमत कामयाब हो जाती है, तो जो PDM की जानिब से या अपोजिशन की जानिब से तहरीक चलाई जा रही है, क्या वो तहरीक अपनी मौत आप मर जाएगी? क्योंकि उनके पास इस वक्त महंगाई को ही लेके आगे चलने का टास्क है। आप सब लोग इन्हीं शहरों में रहते हैं, मुझे बताएं कहीं आपको वो टाइगर फोर्स जिस मकसद के लिए बनाई गई थी कहीं नजर आई टाइगर फोर्स आपको? कहीं आपको कहीं प्राइस कंट्रोल नजर आया? कहीं कोई इक़दामात नजर आए? कहीं कोई फूड इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल करना तो बहुत वैसी बात होती है, लेकिन कोई बेसिक रिफॉर्म्स नहीं हुई। प्राइस कंट्रोल जिस तरह की जा सकती थी, सिर्फ ये नहीं है कि दुकान के ऊपर आपने एक पर्चा लगा दिया कि जी आज रेट्स हैं, जरा दुकानदार से पूछें, वो आपको उस रेट नहीं देगा, वो उससे डबल रेट में देगा। और क्योंकि आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि आप जाएं शिकायती मरकज़ में, और शिकायती मरकज़ में जाएं तो वहाँ भी कुछ नहीं होता। जहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पे करप्शन हो रही हो, जहाँ यूटिलिटी स्टोर्स पे चीज़ें गायब हो रही हों, तो बैड गवर्नेंस है। और कम से कम 50% जो महंगाई का ताल्लुक है वो बैड गवर्नेंस से है, और ये इसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमतें भी हैं और इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत भी है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मज़हर साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं। अगर आप सब्ज़ी वाले से ही कहें कि ये रेट के मुताबिक नहीं दे रहे, तो वो 2 दिन की पुरानी सब्ज़ी आपको दिखाएगा कि जी कि जो DC रेट है उसके मुताबिक ये वाली सब्ज़ी बनती है, अगर आप पकाना चाहते हैं तो ये सब्ज़ी पका लीजिए, वो फिर आप ले ही नहीं सकते हैं उस सब्ज़ी को देख के। अच्छा मज़हर साहब, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि हमें बल्दियाती इंतखाबात नहीं चाहिए, हमें जनरल इलेक्शन चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी PDM का तो वो हिस्सा नहीं है, लेकिन नून लीग, ये दोनों भी चाहती हैं कि ऐसे हालात में जनरल इलेक्शन हो जाएं? वाकई तौर पर दिल से ये मुतालबा कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी। अगर नून लीग बल्दियाती इलेक्शन का बॉयकॉट करेगी तो वो जो है वो ना सिर्फ ये कि नून लीग में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बल्कि जो नून लीग की मुखालिफ जमातें हैं, सिर्फ PTI नहीं, पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन, वैसे भी जनरल इलेक्शन का बॉयकॉट भी हमने सिर्फ 77 में उसको इफेक्टिवनेस देखी उसकी, जब MPS के इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था कौमी इत्तेहाद ने। उसके बाद से कभी भी इलेक्शन बॉयकॉट जो है वो मौसर साबित नहीं हुआ, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हमने एक कराची में ज़रूर देखा था 93 में जब MNAs के इलेक्शन का बॉयकॉट हुआ था, लेकिन बॉयकॉट होता है या तो आप ऐसा इफेक्टिव बॉयकॉट करें कि 4 से 5% से ज़्यादा लोग बाहर ना आ सकें। मज़हर साहब, अगर इस वक्त की सूरत हाल देखें तो महंगाई से अवाम तो तंग हैं, क्या आप समझते हैं कि महंगाई की वजह से अवाम PDM के एहतजाज के साथ या जलसों धरनों के साथ खड़े होंगे? देखिए, जलसों में लोग चले जाते हैं, जलसों में कारकुन भी जाते हैं और तमाशबीन भी जाते हैं। जलसों से कभी अंदाज़ा नहीं होता, जलसों के माहौल से अंदाज़ा होता है।
कि कितना चार्ज है, लोग कितने चार्ज हैं। जब आप रैली करें तो नज़र आता है कि लोग कितने चार्ज हैं। अगर चार्ज क्राउड नज़र आता है, हमें ये नज़र आए कि जी अगर हड़ताल की कॉल दी जाए तो मुल्क भर में दुकानें बंद हो जाएं या कम से कम 70-80% दुकानें बंद हो जाएं, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाए, तो समझ में आता है कि हाँ लोग बहुत ज़्यादा जो है से, वरना लोग मायूस हैं, लोग हुकूमत से भी मायूस हैं, लोग सियासी जमातों से भी मायूस हैं, क्योंकि कोई उनका हल नहीं निकाल रहा। पीडीएम भी ये तो एहतजाज कर रही है कि महंगाई का तूफान आया है, ये नहीं बता रही कि उसका हल क्या है उसके पास। सिर्फ इलेक्शन हल नहीं होता। आप कोई प्लान देते हैं कि जी हम आएंगे तो पेट्रोल की कीमतें इस सतह पर ले आएंगे, हम आएंगे तो महंगाई इस सतह पर ले आएंगे, हम आएंगे तो बिजली की कीमतों में ये इजाफे वापस करेंगे, तब तो बात समझ में आएगी। लेकिन सिर्फ ये कहना कि ये हुकूमत जो है ये महंगाई पे महंगाई की जा रही है, वो लोग भी परेशान हैं। लोग इसको सुनेंगे तो ज़रूर, लेकिन लोग सोचते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि आप क्या करेंगे अगर आप पर हमने एतमाद किया। बिल्कुल ठीक है, ऐसा नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा, हुकूमत के पास अब पौने 2 साल तकरीबन रह गए हैं, आपको लगता है कि अब ये जो सारे चैलेंजेस हैं, जो तमाम बहरान हैं जिनका सामना गवर्नमेंट को है, वो इस दौरानिए में कुछ हल होते हुए नज़र आ सकते हैं, और हुकूमत कैसे उसको हल कर सकती है? वे फॉरवर्ड क्या है गवर्नमेंट के लिए? देखिए, रिलीफ ऐलान करेंगे, रिलीफ देंगे, मेरा ख्याल है इमरान खान के लिए एक मुश्किल सूरत हाल है। जो अगर कोई गवर्नमेंट 3.5 साल में कोई बुनियादी रिफॉर्म नहीं कर सकी, तो ये नहीं हो सकता कि वो अगले 2 साल में वो रिफॉर्म्स कर पाएंगे। लिहाजा वो जाएंगे बेसिकली, अब जो सियासत होगी दिसंबर के बाद से, वो प्योरली इलेक्शन की पॉलिटिक्स होगी। ठीक है। जो इक़दाम होंगे वो इलेक्शन को सामने रख के इक़दाम होंगे। जो रिलीफ दिया जाएगा, और अगला बजट शायद बहुत बेहतर नज़र आए हमें कि जी उसमें बड़ा रिलीफ दे दिया जाएगा, क्योंकि वो इलेक्शन बजट जी कोर्ट में। तो ये सारी सूरत हाल जो है इमरान खान साहब के लिए, मेरा ख्याल है उनका जो इस वक्त वो चाहेंगे वो ये कि सेहत कार्ड के नताइज आएँ, एहसास प्रोग्राम के नताइज आएँ, रिहायशी जो उन्होंने वादे किए हैं लोगों को 1 करोड़ नौकरी देने का, वो 1 करोड़ नौकरी नहीं तो चंद लाख लोगों को तो नौकरी मिल जाए। ये मकानात 50 लाख नहीं तो कुछ लाख मकानात तो लोगों को दिए जाएं। ठीक है। ये वो इक़दाम हैं जो एक पॉपुलर लीडर्स करते हैं और उस पॉपुलैरिटी की तरफ जाते हैं। लेकिन जो मुश्किल उनको सामना है वो महंगाई का सामना है, जो उनसे कंट्रोल नहीं हो पा रही। बिल्कुल ठीक है। इसी तनाजुर में होगा जब तक वो लोगों में ये तासुर नहीं जाएगा कि हाँ महंगाई कम से कम 50% जो है वो कम हो, उस वक्त तक मेरा ख्याल है इमरान खान के सारे इक़दाम जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि कीमतों में, क्योंकि लोगों की तनख्वाहों में इजाफा नहीं है, लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है, डॉलर ऊपर चला गया, पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं रह सकती। बिल्कुल ऐसी है, क़ुव्वत ख़रीद कम हुई है। मज़हर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान आप बात कर रहे थे, और यकीनी तौर पर गवर्नमेंट भी इस बात को अंडरस्टैंड करती है। वज़ीर-ए-आज़म साहब तकरीबन पिछले 2-2.5 सालों से ये बयान दे रहे हैं कि महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, और इससे नबर्द आज़मा होने के लिए मैं ख़ुद कोशिश कर रहा हूँ, मैं ख़ुद महंगाई की जो सूरत हाल है उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। तो महंगाई बहुत बड़ा चैलेंज है, और पीडीएम के पास, जिस तरह से इशाल तुम कह रही थी, महंगाई के अलावा बयानिया क्या है, लेकिन वही कि अल्टरनेट क्या आपके पास मौजूद है कि अवाम आपके साथ चलेंगे, वो लेकिन अब तो वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी टीम को मुतहर्रिक कर दिया। देखें कि प्राइसेस कंट्रोल होती हैं, महंगाई कुछ नीचे आती है। अगर ऐसा होता है तो आवाम के लिए तो अच्छा है। हाँ, यकीनी तौर पर आवाम को तो रिलीफ चाहिए, वो जिस सूरत में भी आवाम को रिलीफ मिल रहा होगा। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे, कोरोना केसेस बहुत कम हो गए हैं, 2% से भी मुस्बत केसेस कम हैं, जो कि खुशआइंद बात है, लेकिन डेंगू के वार जारी है मुल्क भर में। बिल्कुल ऐसे ही है, डेंगू बढ़ चुका है। पंजाब में डेंगू ने मज़ीद 2 जानें ली हैं, और उसके बाद सूबे में इस साल अब तक अमवात की तादाद जो है वो 21 हो गई है। सूबे भर में 24 घंटों में डेंगू के 279 मरीज़ जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। और हम देखें तो एहतियात भी की जा रही हैं, स्प्रेज भी कहा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से जगह जगह पर करवाए जा रहे हैं, डेस्क ऐसे कायम कर दिए
गए, लेकिन इसके बावजूद डेंगू आप देखें तो हर घर में कोई ना कोई डेंगू का पेशेंट नजर आता है। ऐसा ही है, और 204 मरीजों का ताल्लुक तो सिर्फ लाहौर से है जो अभी रिपोर्ट हुआ है। रावलपिंडी की बात कर लें, डेंगू का ज़ेरे इलाज मरीज अस्पताल में इंतकाल कर गया। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शहर में 64 नए केसेस सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। और दूसरी जानब अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो डेंगू जो है वहाँ पर भी पंजे गाड़े बैठा है। पेशावर समेत सूबे के दीगर अजला में डेंगू के जो वार हैं वो जारी हैं। लोग बड़ी तादाद में मुतासिर होकर अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। सिर्फ आप देखें तो खैबर टीचिंग अस्पताल में इस वक्त तकरीबन 269 अफराद हैं जिनके टेस्ट मुस्बत आए हैं और वो वहाँ पर ज़ेरे इलाज बड़ी तादाद है। ये खैबर टीचिंग हॉस्पिटल में जो लोगों के टेस्ट पॉजिटिव आए हैं, और पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में डेंगू के 100 से ज़्यादा मरीज़ इस वक्त मौजूद हैं। हम अस्पतालों में देख रहे हैं प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तनकीद इस वक्त ये हो रही है, और माहिरीन सेहत भी ये कह रहे हैं कि कोरोना के अंदर इतना ज़्यादा फोकस रहा है, कोरोना आलमी वबा से निमटने के लिए कोशिश की जा रही थी, इंतज़ामात किए जा रहे थे, तो शायद कुछ कोताहियाँ हो गई हैं जिसकी वजह से डेंगू ने फिर से सर उठाया है। हम डेंगू फर्स्ट टाइम भी नहीं आया, डेंगू बार बार हर साल आता है, हमें इसका सामना करना पड़ता है। तो इसके तदारुक के लिए इकदाम पहले से हो जाने चाहिए। अब हम इंतज़ार करेंगे 15 डिग्री से जिस वक्त नीचे जा रहा होगा क्या नाम है हमारा दर्जा हरारत, उस वक्त जो है ये पनप नहीं सकता है, और जो डेंगू लार्वा है उसके हवाले से उसकी अफजाइश नहीं हो सकती है, तो उसका इंतज़ार किया जा रहा है। बात कर लेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा में तैमूर सलीम झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। ये ज़रा प्लीज़ बता दीजिएगा, सूबे में इस वक्त औसतन कितने डेंगू के मरीज़ आ रहे हैं, अस्पतालों में प्रेशर कितना ज़्यादा है? देखिए, एक जो डेंगू का साइकिल होता है वो ट्रेडिशनली देखा गया है कि वो एक साल अगर कम हो तो अगले साल फिर ज़्यादा होता है। ठीक है। मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा मैं जो आपने कहा मैं डिसएग्री करूँगा। बिल्कुल इस साल थोड़ा सा डेंगू का प्रेशर पिछले साल से ज़्यादा रहा, लेकिन अगर आप हमारे हॉस्पिटल्स की मैनेजमेंट ओवरऑल देख लें, अगर आप जो अभी हॉस्पिटल्स में केस मैनेजमेंट देख लें, तो वो पैनिक नहीं है जो पहले था। और इसमें मेरे ख्याल में जो कोविड में सीखा है हॉस्पिटल्स ने, जो एपिडेमिक्स और पैंडेमिक्स के साथ कोप करते हुए सीखा है, मेरे ख्याल में हेल्थ सिस्टम के लिए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज रहा है। एक पीक था जहाँ पे 400-500 कंफर्म्ड केसेस दिन के आ रहे थे, वो औसत अभी 200 से कम हो गई है। हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे केसेस ज़्यादा हैं। ये एक चीज़ मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि हमें थोड़ी सी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे जो 6-7 महीने जो डेंगू के सीज़न से पहले जो इकदाम उठाने होते हैं, वो हम जो है वो बेहतर ओवरऑल कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो कोविड में जाती थी। लेकिन माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल्स में एक्चुअली अगर मैं कल का डेटा उठाऊं तो एग्रीगेट हमारे 9 मरीज़ कम हुए हैं। अच्छा। मैं सिर्फ ये बातें इसलिए इस तरीके से कह रहा हूँ कि ऐसे टाइम में हमें जो है वो पैनिक के बजाय अगर सिचुएशन अंडर कंट्रोल है तो लोगों को दिलासा जो है वो देना चाहिए, ताकि वो अश्योर्ड हो कि गवर्नमेंट अपनी बेस्ट एफर्ट्स कर रही है। तैमूर सलीम साहब, ये बताइएगा कि इकदाम क्या किए जा रहे हैं, और कौन से ऐसे रेड हिट पे आप कह लें कि इलाके हैं जहां से आपने लार्वा जो है वो तल्फ किया हो, वहां पर किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं ताकि डेंगू फैले ही ना? एक तो ये कि हमने कोविड से सीखते हुए डेंगू पे भी वही डेटा बेस्ड अप्रोच अपनाने का जो है वो फैसला किया, और डेली एक रिपोर्ट मॉनिटर होती है। हमारे 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पेशावर, नौशहरा, बुनेर, हरीपुर, खैबर, जो है वो 5 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, सवाबी, जहाँ पे डेंगू का ज़्यादा फोकस है। वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डेली बेसिस पे जो है वो जो प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, लावा के, स्प्रे के, जिसमें वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, केस लोड जहाँ पे ज़्यादा होता है, वहाँ पे वो प्रिवेंटिव एक्शन जो है वो लेती है। साथ में जो है वो वहाँ पे हेल्थ कैंप्स लगाती है, और थोड़ा सा वो फाइन ट्यून जो है वो सिस्टम करना पड़ा, वो जो है वो किया। और उसके बाद जो है मेरे ख्याल में पिछले 2-3 हफ्तों में निस्बतन बहुत ज़्यादा स्मूथली ये ऑपरेशन चल रहा है, जिसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन को और हेल्थ मैनेजमेंट को मेरे ख्याल में दाद देनी चाहिए। इंशाल्लाह जैसे आपने कहा थोड़ा सा टेम्परेचर और ड्रॉप होगा तो ये केसेस इस सीज़न के लिए तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे। और अभी जो है तकरीबन जो कोविड में भी हमने अपनी 18 साल से ज़्यादा उम्र की 50% से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन वैक्सीनेट कर दी,
तो अगर आप इन दोनों चीज़ों को मिलाएं तो मेरे ख्याल में अगले साइकिल में, अगले सीज़न में हम अपने जो लॉन्ग टर्म प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो भी इससे जो है वो काफ़ी ज़्यादा और भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है झगड़ा साहब, ये भी बता दीजिएगा खैबर पख्तूनख्वा में जो डेंगू का इलाज है क्या सेहत कार्ड के ज़रिए भी हो रहा है? आप ये सहूलत मौजूद है जो सेहत कार्ड रखते हैं लोग कि वो अपने डेंगू का इलाज भी सेहत कार्ड के थ्रू करवा सकते हैं? देखिए ये डायरेक्टली सेहत कार्ड में नहीं इंक्लूडेड, जो इन पेशेंट ट्रीटमेंट है वो अंडर सर्टन कंडीशंस इंक्लूड हो सकती है, लेकिन हमारे ज़्यादातर जो ट्रीटमेंट होती है वो पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में होती है, जहाँ पे इस टाइप की ट्रीटमेंट वैसे ही जो है वो फ्री है, और जो है सारे हॉस्पिटल्स में प्रिपरेशन जो है वो की गई। सेहत कार्ड में मुस्तकबिल में हम सोच सकते हैं, हमने नॉर्मली किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस में पैंडेमिक्स या एपिडेमिक्स जो है वो डायरेक्टली नहीं इंक्लूड होते। हमने कोविड के लिए एक एक्सेप्शन की थी और ये पॉलिसी फैसला लिया था कि कोविड में हमने चंद जो है वो हॉस्पिटल्स इंक्लूड किए थे, वो इसलिए कि केस लोड इतना ज़्यादा था कि हमें प्राइवेट सेक्टर कैपेसिटी की ज़रूरत है। ठीक है। यहाँ पे फिलहाल नहीं है, माशाल्लाह हमारे हॉस्पिटल्स में बहुत कैपेसिटी है, तो ज़रूरत नहीं। सही। तैमूर सलीम साहब, अगर देखा जाए तो डेंगू को कंट्रोल करना सबसे ज़्यादा आसान रहा है अब तक। देखा जाए तो स्प्रे कर लिया जाता है, कूड़ा क्रिकेट जो है वो तल्फ कर लिया जाता है, जगहों को साफ़ कर लिया जाता है। ये इकदाम पहले से शुरू हो जाते हैं और हो जाने भी चाहिए। आप इस वक्त क्योंकि इकदाम तो उस तरह से नहीं हो रहे, हम ये टेम्परेचर डाउन होने का इंतज़ार भी नहीं कर सकते क्योंकि लोग बड़ी तेज़ी से जो है वो जाने गंवा रहे हैं। क्या इकदाम होने चाहिए या क्या आप कहेंगे, हिदायत करेंगे कि लोग क्या किस तरह की हिफाजती इकदाम करें ताकि डेंगू से बचा जा सके? देखिए हिफाजती जो इकदाम है वो तो ये है पहले कि अगर आपको पता हो कि आप एक डेंगू के एरिया में हैं तो दो तीन जो बड़ी चीज़ें हैं वो यही है कि आप फुल स्लीव क्लोथ्स कपड़े जो है वो पहने, आप जो है वो मॉस्किटो रिपेलेंट यानी जो मच्छर अगेंस्ट जो दवाई होती है वो थोड़ा सा अप्लाई करें, राइट। आप वहाँ पे मॉस्किटो नेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर पे जहाँ पे स्टिल पानी हो, जो पानी नहीं चल रहा हो, वो ऐसे कोई जो है वो जगह हो, वहाँ पे आप खुद भी एक्शन लें और आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी आइडेंटिफाई करें। ये तो इमीडिएट जो है वो इकदाम है। मेरे ख्याल में इसके अलावा जो हम ओवरऑल इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर करेंगे, लेकिन ये मैं ऑलरेडी कहूँगा जो हमारे 2019 में 2017 में आउटब्रेक्स रहे उससे ये बहुत बेहतर मैनेज हुआ है, और वो इसीलिए कि सिर्फ अभी नहीं, जो प्री सीज़न भी इकदाम होते हैं उसका सिस्टम काफ़ी फाइन ट्यून हो गया। लेकिन इस आउटब्रेक के बाद हमेशा इंसान जो है वो मज़ीद बेहतर कर सकता है। तो इंशाल्लाह इस विंटर सीज़न में जैसे हम अपनी पैंडेमिक या एपिडेमिक कंट्रोल बेहतर कर रहे हैं, हम मज़ीद देखेंगे कि और भी कैसे बेहतर कर सकते। बिल्कुल ठीक है। तैमूर सलीम झगड़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से कर रहे थे, कह रहे हैं कि अब केसेस कम हो रहे हैं, और अगर पेशावर का आज आप देख लें तो दर्जा हरारत भी 24 पे है, 15 का वैसे वेट हो रहा है, वहाँ पे रातें ठंडी भी हो जाती हैं, तो कुछ केसेस नीचे भी आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या करना है, हमने तो खुद कुछ हिफाजती इकदाम उठाने हैं, कुछ इंतजाम करने हैं जो हम ज़ाती तौर पर कर सकते हैं। कि किन जगहों पर लार्वा है या किन जगहों पर डेंगू है, ऑब्वियसली ये पता तो नहीं चलेगा आपको, लेकिन आप खुद को कवर करके या कुछ ऐसी मेडिसिन यूज़ करके आप बाहर जाएं जिससे आप महफूज रह सकें डेंगू से। आप बच्चों को जो है ना, अब तो फुल स्लीव्स हैं, अब तो फुल स्लीव्स के अलावा ऑप्शन ही नहीं है बच्चों के लिए खास तौर पे, तो इन चीज़ों को तो लाजमी तौर पर हाफ स्लीव्स जो हैं वो बच्चों के बंद कर दीजिए ताकि बच्चे जो हैं वो सेफ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। माह रबीउल अव्वल उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ास अहमियत का हामिल महीना है, क्योंकि इस महीने नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया, तशरीफ़ आवरी हुई उनकी, जो इंसान कामिल, हादी आलम और वजह तख्लीक़ कायनात है। जी हाँ, रबीउल अव्वल उम्मत मुसलमा के लिए कलीदी अहमियत का हामिल महीना है। इस माह मुबारक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया को अंधेरों से निकालने के लिए भेजा गया। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए नमूना बनकर तशरीफ़ लाए। अच्छा, वो हर शोबे में उस ओजे कमाल पर फायज़ हैं कि उन जैसा कोई था
और ना ही आइंदा आएगा। और जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत बासादत की तारीख़ी खुशी में मसरत व शादमानी का एक इजहार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म व नूर की ऐसी शम्में रोशन की जिसने अरब जैसे इल्म व तहज़ीब से आरी मुआशरे में जहालत के अंधेरों को ख़त्म करके उसे दुनिया का तहज़ीब याफ्ता मुआशरा बनाया। बिल्कुल ऐसा ही है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात में अमन, अख़ुवत, भाईचारा, यकजहती और एक दूसरे को बर्दाश्त करने का दर्स दिया है। जहाँ एक तरफ इस माह मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मनाते हैं, तो हम पर लाजिम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा कर सकते हैं आज के इस मुबारक महीने में। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर हम अपने इनफरादी और इज्तमाई मसाइल को भूल कर अगर आज मिलत इस्लामिया के अजीम मफाद में इकट्ठे हो जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपने लिए मशअल राह बना लें, तो घर की दहलीज से रियासत और आलम इस्लाम की मजबूती तक तमाम मसाइल जो हैं हमें दरपेश हैं वो हम हल कर लेंगे। इसी हवाले से हम बात करेंगे, आज के दिन के हवाले से बात करेंगे। मुफ्ती फ़ारूकुल क़ादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम। मुफ्ती साहब, आज के दिन की क्या अहमियत है, क्या फ़जीलत है और आज के दिन को कैसे मनाना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको और पूरी कौम को जश्न मीलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। चार दांग आलम में और दुनिया की हर तरफ फैली हुई मुस्कुराहटें इस बात की अक्कास हैं कि पूरी उम्मत अपने नबी से मोहब्बत में सरशार है। आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए कि आज के दिन अल्लाह ताला ने हमें कायनात की सबसे बड़ी नेमत जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं और जिनका हम सब के सरों पर एहसान है, बल्कि अनगिनत एहसानात हैं, आपकी तशरीफ़ आवरी हुई। आज के दिन की फ़जीलत में अगर हम कुरान की रोशनी से देखें तो अल्लाह ताला ने फरमाया है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मुझे कसम है कि मैंने मोमिनीन को अपना महबूब देकर एहसान अज़ीम फरमाया है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारे अहकाम, इनामात, अपनी मेहरबानियाँ बख्शी। ये नहीं फरमाया कि मैंने देकर एहसान किया है, लेकिन अपने महबूब को हम में मबूस करके फरमाया, मैंने तुम पर एहसान किया है। इसका सबब ये है कि बसा औकात एक नेमत जो फ्री में मिली हो उसकी कदर नहीं की जाती। अल्लाह ताला ने कसम उठाकर और फिर उस नेमत का एहसान जतला कर मोमिनीन के दिलों में इस नेमत की कदर व मंजिलत बिठाई। यूं ही कुरान मजीद में फरमाया वद्दुहा कि हमें चाश्त के वक्त की कसम है। जिस वक्त हम और आप गुफ्तगू कर रहे हैं ये वक्त चाश्त का है जी। और जो अल्लाह ताला ने इस आयत में जिस चाश्त की कसम उठाई है, ये कौन सी चाश्त है? मुफस्सिरीन किराम के एक तबके ने वो रिवायात नकल की हैं कि ये हर दिन की चाश्त नहीं बल्कि एक ख़ास चाश्त है। और ये वो चाश्त है जिस चाश्त की सुबह को रहमत कौनैन जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बज़्म कायनात में विलादत से तशरीफ़ लाए। गोया आज की चाश्त की रोशनी रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के अनवार से मामूर है और इसी की कसम अल्लाह ताला इस आयत में उठाकर हमें इस दिन की अहमियत बता रहा है। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया, कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। ए महबूब, आप फरमा दें कि अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के मिल जाने पर तुम पर लाजिम है कि तुम इजहार मसरत, खुशी का, शादमानी का इजहार करो और ये खुशी का इजहार तुम्हारी कमाई हुई कुल दौलत और जमा की हुई तमाम मता से बेहतर है, अल्लाह को ज़्यादा पसंद है। अल्लाह चाहता है कि उसके फ़ज़ल और रहमत पर मोमिन खुशी मनाएं। और मैं और आप अपने ईमान से ये जानते हैं कि हुजूर से बढ़कर ना तो कोई फ़ज़ल है ना ही कोई रहमत है। रहमतुल लिल आलमीन का ताज आपके सर है
और अल्लाह का फजल कामिल भी आप हैं, तो हर साहिब ईमान आज के दिन हुजूर की सूरत में अल्लाह का जो फजल और रहमत है इस पर खुश है। और मैं एक और बात ज़रूर कहूँगा, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंबिया इकराम के मीलाद नामों का खुद बितफसील जिक्र किया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तफसीली जिक्र, हज़रत आदम की तख्लीक, गोया कि वो एक विलादत है क्योंकि आपसे पहले कोई इंसान नहीं थे, उसका तफसील से जिक्र, हज़रत मरियम की विलादत का डिटेल से जिक्र, हज़रत मूसा की विलादत का डिटेल से जिक्र, हज़रत याहिया की विलादत का डिटेल से जिक्र है। अल्लाह ताला ने अंबिया के मीलादों को खुद बयान किया और जैसा बयान उसने अपने हबीब की विलादत का किया है ऐसा किसी का नहीं किया। वो फरमाता है, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब हमें आपके शहर की कसम, व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, क्योंकि इसमें आप हैं। फिर फरमाया, व वालिदिन व मा वलद, और हमें कसम है बाप की और उसकी जिसकी विलादत हुई। बाप से मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है क्योंकि वो पहले अब हैं, और बेटे से मुराद इस आयत में हुजूर जाने आलम फ़ख्र बनी आदम अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब की विलादत का बयान महबूब की विलादत की कसम से किया है। तो इससे ज़्यादा हम आज की दिन की अहमियत और क्या महसूस कर सकते हैं कि आज के दिन की रोशनी की कसम वो उठाता है, आज के दिन पर वो अपने फजल और रहमत पर इजहार मसरत का हुक्म देता है, और आज के दिन जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में जो उसने हम पर एहसान किया है उस एहसान की कदर समझने की और उस पर शुक्र अदा करने का वो हुक्म इरशाद फरमाता है। मुफ्ती साहब, क़िता कलामी की माज़रत चाहूँगी, मोहब्बत का इजहार हम सब अपने अपने अंदाज में करते हैं, बच्चे हैं या बड़े हैं, आशिकाने रसूल हैं, अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार करते हैं। आखिर हुब्बुल नबवी क्या है? हुब्बे नबवी पे थोड़ी रोशनी डालिएगा और फिर बताइएगा कि इसके तकाज़े क्या हैं, हम किस तरीके से पूरे कर सकते हैं। हुब्बे नबी ये है कि हम हर शय से बढ़कर अपने कल्बो जान में, अपनी रूह में, अपने दिल में, अपनी सोच में हुजूर को प्रायोरिटी दें। जैसा कि खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमाइन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक वो अपनी माँ बाप, औलाद, मालो मता, इवन के अपनी जान से भी बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। मतलब हर चीज़ से प्रायोरिटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को देनी है। अच्छा, इस हुब्बे नबी का और इस प्रायोरिटी का मतलब यह है कि आपने अपने हर अमल में, अपने हर इकदाम में, अपनी हर ख्वाहिश में, अपने हर काम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत, आपके हुक्म, आपकी तालीम को पेश नज़र रखकर उसको प्रायोरिटी देनी है। चाहे आपका घर हो, आपका मियाँ बीवी का रिलेशन हो, आपकी बच्चों की तरबियत हो, आप जो बिज़नेस कर रहे हैं वो बिज़नेस हो, आप किसी भी शोबे में हैं, अब आपके जहन व ख्याल में ये नक्श हो जाए कि मैंने अपनी चाहत पर हुजूर के हुक्म और आपकी तालीम को तरजीह देनी है। और इसके साथ हुब्बे नबी का तकाजा ये है कि आपको याद किया जाए, दुरूद और सलाम की सूरत में हमारे लब तर रहें हुजूर पर दुरूद की सूरत में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुझ पर एक मरतबा दुरूद पढ़ता है अल्लाह उस पर 10 मरतबा दुरूद भेजता है। तो गोया ये दुरूद पलट कर हमारे पास आ जाता है। हम एक मरतबा पढ़ते हैं, अल्लाह की 10 रहमतें आकर हमें घेर लेती हैं। तो इतना कीमती सौदा एक फ़हीम और अकील शख्स कैसे मिस कर सकता है। दुरूद और सलाम मामूल बनाया जाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत वाली हर चीज़ से मोहब्बत की जाए, चाहे आपकी आले पाक है, आपके असहाबे पाक हैं, आपके शहर पाक हैं, आपका दिया हुआ कुरान है, आपकी तालीमात हैं। तो आपसे मंसूब हर चीज़ की हम इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें
और उसकी मोहब्बत अपने दिल में महसूस करें। और सबसे बढ़कर ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को हम अपनी ज़िंदगी में एक कलीदी जगह दें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। और मोहब्बत नबवी का तकाजा ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में अपना अपना हिस्सा डालें। वो कैसे कि हम अपने आप को ऐसा बना लें कि हमें देखकर गैर मुस्लिम दीन की तरफ माइल हों। जबकि आज हम ऐसे बन गए हैं कि लोग कहते हैं अगर मुसलमान ऐसे होते हैं तो भाई हम दूर ही ठीक है। ऐसा बनना एक बहुत बड़ी हमारे ज़्यादती है इस दीन के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एहसानात के साथ। हमें हुजूर की सुन्नत की ऐसी मुजस्सम तस्वीर बनना चाहिए जो देखे उसका जी चाहे कि ये खूबसूरत सुन्नत नबवी का गुलदस्ता और ये प्यारा दीन मैं भी कबूल करूं और इसकी मिठास, इसकी शीरनी और इसकी खुशबुएं मैं भी हासिल कर सकूं। बिल्कुल जी। मुफ्ती साहब, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर लें तो बतौर उम्मती हमारी क्या जिम्मेदारी है? बुनियादी जिम्मेदारी तो यही है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सबसे पहले स्टडी करें। आज प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चों को फिल्म के जितने रोल्स हैं उनका इल्म है, मॉडल्स के नामों का इल्म है, खिलाड़ियों के नामों का इल्म है, दुनिया का इतना नॉलेज है हमारे बच्चों को कि हम फख्र करते हैं मेरे बच्चे को ये सब आता है जी। आना भी चाहिए, हम उस नॉलेज को बुरा नहीं कह रहे, उसको डिनाई नहीं कर रहे जी जी। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ प्रायोरिटी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की स्टडी भी होना चाहिए। आप घर में कैसे ज़िंदगी गुजारते थे, आप जलवत में असहाब के साथ कैसे थे, आप खादिमों और ग़ुलामों के साथ कैसे थे, आप बहैसियत ताजिर, बहैसियत रियासत का अमीर और हाकिम के आप कैसे थे। ये सारी चीज़ें बहैसियत फ़ातिह, बहैसियत जर्नैल, जब तक हम ये स्टडी नहीं करेंगे तो हम कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर चलेंगे। दूसरी बात, स्टडी इसलिए की जाए कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चलेंगे जी। वैसे मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आज हमारे यहाँ बहुत प्रॉब्लम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात इरशाद फरमाई कि अला अख़बिरुकुम बिशिरारिकुम, क्या मैं तुम्हें बताऊं तुम में से शरीर लोग कौन हैं। शर पसंद, जो शर का पैगंबर है, शर फैलाता है, शर फरोग देता है और मुआशरे को शर से भरता है, वो कौन है। आपने 3 लोग बताए हैं। पहली बात आपने शायद फरमाई अल मशाऊन बिन नमीमा, वो आदमी जो एक तरफ से बात सुने, उसमें कोई थोड़ा सा मसाला लगाए और दूसरे को बताए ताकि इनके दरमियान फसाद और रंजश पैदा हो जाए। दूसरा आपने फरमाया अल मुफसिदूना बैनल अहिब्बा, 2 मोहब्बत करने वालों के दरमियान नफरत की आग लगा दे। जैसे मियाँ बीवी को देखा ये बड़े मोहब्बत से रह रहे हैं जी जी। तो उनके दरमियान आग लगाई, कोई तीली लगा दी। इसी तरह कोलीग्स हैं, वो ये देखें कि बॉस इस पर बड़ा मेहरबान है तो बॉस को बदजन करने के लिए उसके कान में ऐसी बात डाली कि बॉस इस पर गजबनाक हो जाए। ये इस तरह की सूरतें कितनी हमारी सोसाइटी में। तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई अल बागूना अल बुरा अल अनत, वो शख्स जो किसी पाक दामन शख्स की तरक्की, उसकी इज्जत को देखकर जेलसी फील करे और उसकी किसी ऐब की तलाश में लग जाए। जैसे ही उसकी कोई कमज़ोर बात, कोई ऐब मिले, फिर उसको फैलाए ताकि ये जलील और रुसवा हो जाए। मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा पूरी कौम से इस हदीस की रोशनी में कि हर वो शख्स जिसका कोई अमल कौमी हैसियत में, कौमी सतह पर, इज्तिमाई सतह पर पूरी कौम के नुकसान का बायस नहीं है बल्कि इनफरादी उसका ऐब है, उस पर पर्दा रखना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जिसकी कोई कमज़ोरी देखें उठाकर सोशल मीडिया पर उसको जलील कर दें। हुजूर की सुन्नत हमें ये मुकद्दस बातें सिखाती है। मैंने एक हदीस सुनाई है, अगर हम हुजूर की सीरत की स्टडी करें तो हमें ऐसे रोशन हज़ारों खूबसूरत फूल मिलेंगे। हम उसको अगर अपनी लाइफ में लाएं तो हमारा मुआशरा अमन का गहवारा और एक आइडियल मुआशरा बन सकता है। बिल्कुल जी। मुफ्ती फारूकुल कादरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। बतौर उम्मती हमारी पहली जिम्मेदारी तो यह है कि हम उसको पढ़ें
और दूसरी जिम्मेदारी ये है कि हम उस पर अमल भी करें और पढ़ें भी इसी नीयत से कि हम अमल करेंगे, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो आज का दिन बड़ा ही बरकतों वाला है, लेकिन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तमाम तालीमात पर अमल भी करना है। इसकी ख्वाहिश का इजहार तो पहले कीजिए, फिर अल्लाह ताला यकीनी तौर पर ऐसे वसीले बना देगा, ऐसी सूरत हाल बना देगा कि आप अमल करते चले जाएंगे। बेशक जी, ऐसा ही है। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ मुल्क की सूरत हाल की बात करते हैं, क्योंकि इंटर बैंक में अमरीकी डॉलर फिर बेलगाम हो गया और कारोबारी हफ्ते के पहले ही रोज़ हमने देखा कि एक मौके पर ट्रेडिंग के दौरान डॉलर 173 रुपये 20 पैसे पर भी देखा गया। इंटरबैंक में अगर देखें तो 1 रुपये 82 पैसे महंगा होने के बाद डॉलर की कीमत जो है वो 173 रुपये तक पहुंच गई है, जो हमजा मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह है। बिल्कुल ऐसी है। बात करेंगे आबिद क्यूम सुलैरी साहब हमारे साथ मौजूद। सुलैरी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सर, मामला क्या है, क्यों इतनी डिवैल्यूएशन हो रही है पाकिस्तानी रुपए की? देखिए, सबसे पहले तो मैं देख रहे हैं कि डॉलर आता कहाँ से है। डॉलर आता है आपकी इंपोर्ट, जब हम एक्सपोर्ट्स करते हैं तो डॉलर है, जब कोई फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो डॉलर आता है, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी रेमिटेंसेस भेजते हैं तो डॉलर आता है, या वो कर्जे से आता है। तो ये चार वो सोर्सेज है जिनसे डॉलर आता है। और डॉलर जाता कहाँ पे है? जब इंपोर्ट के पैसे में डॉलर देने होते हैं तो वहां पे डॉलर जाता है, कर्ज वापस करना तो वहां पे डॉलर जाता है। उसके अलावा जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं जब अपना वो प्रॉफिट लेके जाते हैं तो डॉलर जाता है बाहर, या जो नॉन इम्पोर्ट की पेमेंट करना होती है, लोग सैर तफरी के लिए जाते हैं, इलाज के लिए, ज़ियारतों के लिए, तो डॉलर बाहर जाता है। या आजकल डॉलर जो है वो अफगानिस्तान स्मगल भी हो रहा है, लेकिन ये एक माइनर कंपोनेंट है। तो जब आपका इनफ्लो जो है वो कम हो और आउटफ्लो ज्यादा हो तो डॉलर पे प्रेशर आएगा। अब उस प्रेशर को या तो स्टेट बैंक जो है वो अपने रिजर्व से पूरा करे। स्टेट बैंक के पास जो इस वक्त $19.5 बिलियन के करीब पड़े हैं, या तो वो उनको कैश करवाना शुरू कर दे कमर्शियल बैंक के जरिए ओपन मार्केट में, तो रुपया मुस्तहकम रहेगा। लेकिन स्टेट बैंक की प्रॉब्लम ये है कि उसको जाहिर है लोन भी वापस करने हैं। और सबसे बड़ा जो कल का जो था शॉक, ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से भी था, क्योंकि परसों एकदम से मीडिया में खबरें आना शुरू होगी कि IMF के साथ मुज़ाकरात जो है वो नाकाम हो गए। हालांकि वो अभी कंक्लूड नहीं हुए, अभी चल रहे हैं, लेकिन जब एक अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, मुज़ाकरात नाकाम होने का मतलब ये है कि $1 बिलियन जो कि एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं IMF से वो नहीं आएंगे, तो स्पेकुलेटिव बाइंग जो है वो भी होती है। तो जरा सी डॉलर एक ऐसी चीज है कि जो ही उसके बारे में कोई खबर निकलती है स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की तरह, वो फौरन रुपये जो है अंडर प्रेशर आता है, और जो जिनके पास इन्वेस्टमेंट होती है वो होल्डिंग करना शुरू कर देते हैं, डॉलर का जखीरा करना शुरू कर देते हैं। तो फिर सुलहरी साहब, किया क्या जाए कि डॉलर की कीमत जो ऊपर जा रही है उसकी उड़ान थम जाए, ताकि अगर हम देखें तो जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है महंगाई की शरह भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है। वे फॉरवर्ड क्या है इस चीज़ से निकलने के लिए, महंगाई से बचने के लिए किस तरह से डॉलर की कीमत को कंट्रोल किया जाए? देखिए, इसके 2-3 ऑप्शंस हैं। जो इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म ऑप्शन है वो तो इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, जो स्पेशली जो हमारे एडिबल ऑयल है, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी इंपोर्ट को कम किया जाए, जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाया जाए, ताकि जो पेट्रोलियम की मसनूआत हैं उन पे डिपेंडेंसी कम हो सके। एक्सपोर्ट पाकिस्तान की बढ़ाई जाए ताकि पाकिस्तान में डॉलर का इनफ्लो बढ़ सके। लेकिन शॉर्ट टर्म में इस वक्त आपको मजीद गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से लोन का बंदोबस्त करना होगा, वो IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, क्योंकि रिजर्व नहीं होंगे तो स्टेट बैंक अगर चाहे भी तो वो मार्केट में इंटरफेयर नहीं कर सकेगा। तो ये इस वक्त सिचुएशन है डॉलर की और रुपए की जो। लेकिन इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही आपको डॉलर ला के अर्न करके देती है। जो रेमिटेंसेस हैं वो तो एक खास हद तक सैचुरेट होगी। हर महीने पाकिस्तानी $2 बिलियन से ज्यादा के रकम भेज रहे हैं पाकिस्तान में। इन्वेस्टमेंट बदकिस्मती से जब से अफगानिस्तान की सिचुएशन खराब हुई है तो इन्वेस्टमेंट आपके पास आना बंद हो गई है, तो उसके बाद तो आपके पास एक्सपोर्ट्स है। ठीक है आबिद क्यूम सुलैरी साहब, बस आखिर में इतना बता दीजिएगा कि ये कहाँ तक जाने की आपको उम्मीद नजर आ रही है, कि ये क्या कदर कितनी गिर जाएगी और डॉलर कितना महंगा हो जाएगा? कोई एंड अभी नजर आ रहा है आपको कि यहाँ तक शायद जा सकता है? उस पर स्पेकुलेशन मैं करना नहीं चाह रहा, बल्कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो ही हम किसी भी प्रोग्राम में डिस्कस करते हैं कि डॉलर इतने का हो जाएगा साल के एंड तक, मेरे तखमीने अंदाजे के मुताबिक, तो फौरी तौर पर जो कि सुन रहा होगा, अगर किसी के पास रुपए पड़े हैं तो सुबह जाकर जमा करने शुरू कर देंगे।
चले हम तो हमें इसका तखमीना नहीं, कभी भी नहीं देना चाहिए। ये जरूर है कि अगर सप्लाई बढ़ती है तो रुपए की कीमत जो है वो मजबूत हो जाएगी, अगर डॉलर की सप्लाई कम होती है। ठीक है, तो ठीक है आबिद कीम सलाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे सवेरे से आप बात कर रहे थे, अवाम को भी परेशानी का सामना है और यकीनी तौर पर हुकूमत के लिए भी ये बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। जिस तरह से डॉलर की कदर में इजाफा हो रहा है, रुपया डी वैल्यू हो रहा है। आज बाबरकत दिन है, बाबरकत महीना इस वक्त जारी है और 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, ईद मिलादुन्नबी के मौके पर हम दरख्वास्त करेंगे, मकबूल नात ख़ां हबीबुल्लाह भट्टी साहब इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे दरख्वास्त करेंगे कि बारगाह रिसालत में हदिया अक़ीदत पेश किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल की वसातत से आज के इस मुबारक दिन की उस शाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले इस्लाम को भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मिलाद की नात शरीफ है। शम्मे वहदत का है मीलाद जारी, शम्मे वहदत का है मीलाद जारी, हम सना ख़ाने मोहम्मद है ये किस्मत हमारी। शम्मे वहदत का है मीलाद जारी, शम्मे वहदत का है मीलाद जारी। मीलाद नबी की घड़ियाँ सब रहमत की फुलझड़ियाँ, मीलाद नबी की घड़ियाँ सब रहमत की फुलझड़ियाँ, मीलाद नबी की घड़ियाँ सब रहमत की फुलझड़ियाँ। करो पेश नबी सरवर को सब मिल के दरूद की लड़ियाँ, करो पेश नबी सरवर को सब मिल के दरूद की लड़ियाँ। मांग लो जोश, मांग लो जोश में है रहमत बारी। शम्मे वहदत का है मीलाद जारी, शम्मे वहदत का है मीलाद जारी। कभी पेट पे पत्थर बांधे, कभी रात को भूखे सोए, कभी पेट पे पत्थर बांधे, कभी रात को भूखे सोए, कभी रात के पिछले पहरों उम्मत के लिए वो रोए, कभी रात के पिछले पहरों उम्मत के लिए वो रोए। उनके आंसू, उनके आंसू हैं शफात हमारी। शम्मे वहदत का है मीलाद जारी, शम्मे वहदत का है मीलाद जारी। हम सना ख़ाने मोहम्मद है ये किस्मत हमारी। शम्मे वहदत का है मीलाद जारी। तेरे नाम का सदका आका मिलता है ज़माने भर को, तेरे नाम का सदका आका मिलता है ज़माने भर को, तेरे नाम का सदका आका मिलता है ज़माने भर को। तेरा जिक्र जहाँ छिड़ जाए रोशन कर दे उस घर को, तेरा जिक्र जहाँ छिड़ जाए रोशन कर दे उस घर को। जिक्र तेरा, जिक्र तेरा है इबादत हमारी।
शम्मे वहदत का है मीलाद जारी, शम्मे वहदत का है मीलाद जारी। हम सना खाने मोहम्मद है ये किस्मत हमारी, शम्मे वहदत का है मीलाद जारी। सुभान अल्लाह जी, माशाल्लाह। हबीबुल्लाह साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लेकर आए, सुबह सवेरे पाकिस्तान का हिस्सा बने। हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हासिल होगा। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अगेन वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। नाजरीन, ख़वातीन की बात करते हैं, ख़वातीन की एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो पाकिस्तानी ख़वातीन ने गुज़रते वक्त के साथ मुआशरे में अपना नाम और मकाम बनाया है। वो अपने बलबूते पर ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों का रुख बदल रही हैं, बल्कि दूसरी ख़वातीन की ज़िंदगियों में भी मुस्बत तब्दीली लाने के लिए मैदान में रहती हैं। ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन में एक नुमाया नाम हम देखें तो ऐबा कुरैशी का भी है। हाँ जी, जो फेम गेम्स की CEO हैं। ऐबा सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र भी हैं। ऐबा ने मतलब कि अभी जो इतवार गुजरा है 2 रोज़ पहले कज़ाफ़ी स्टेडियम में ख़वातीन की पहली वॉकाथॉन का इनकाद किया, जिसका मकसद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना था। बिल्कुल ऐसा ही है। स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़र की हैसियत से वो ख़वातीन को फ़िज़िकल सरगर्मियों की जानिब राग़िब करती हैं ताकि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने स्कूलों की तालिबात के लिए भी खेलों की मुख्तलिफ सरगर्मियाँ जो हैं वो मुतारिफ़ कराई हैं बाकायदा। तो ऐबा हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करवा। गुड मॉर्निंग, अस्सलामु अलैकुम। ये बिल्कुल मुख्तलिफ सा और मुनफरिद सा आइडिया था, वॉकाथॉन आपने करवाई, कैसा रिस्पॉन्स रहा है, मकसद क्या था इसका? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये वॉकाथॉन जो थी फेम गेम्स का एक हिस्सा थी और ये हमने एक्चुअली हफ्ते को किया था, सैटरडे को किया था, जो गद्दाफी स्टेडियम में लॉन्च हुई थी। और इसका मकसद ये था कि हमने लड़कियों को और औरतों को एम्पावर करना चाह रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग हर उस लड़की को यहाँ पे एम्पावर करें थ्रू स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटी, ताकि वो अपनी हेल्थ और फिज़िकल एक्टिविटीज़ को और अपनी फ़िज़िकल वेलबींग को, मेंटल वेलबींग को देख सकें। सही। अच्छा ऐबा, ये भी बताइएगा कि आप सोशल एंटरप्रेन्योर भी हैं, साथ ही आप स्पोर्ट्स की ऑर्गेनाइज़र भी हैं स्पेशली, तो इस फील्ड में आने के लिए आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा, किस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ी? हमें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। आई थिंक कि लास्ट 10 सालों में काफ़ी यहाँ पे प्रोग्रेस हुई है स्पोर्ट्स में, स्पेशली ख़वातीन के हवाले से। यहाँ पे जो है जो माइंडसेट एक चीज़ है, हमारी कल्चर जो है कि हमने लड़कियों को स्पोर्ट्स नहीं खेलने देनी, लड़कियों का क्या काम है खेलना। मतलब मैं कह रही हूँ कि यहाँ प्रोग्रेस हो रही है इस थिंकिंग में, लेकिन जब आप स्कूल्स के अंदर जाएँ तो हमारी जो PE होती है, जो गेम सेशन होता है, वो इतना अच्छा स्ट्रक्चर्ड लेसन नहीं होता। हमें क्या करना है कि हमें गेम से और PE लेसन से और एक्टिविटीज़ से एक लाइफ स्किल्स निकालनी है लड़कियों के लिए, जिससे उनकी सोशल स्किल्स, कॉन्फिडेंस स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो उनके अंदर ज़्यादा भरपूर जो है ना और ज़्यादा उनके अंदर आएँ। हम लोग चाहते हैं कि हमारी बच्चियों को एम्पावर किया जाए स्पोर्ट्स से, एक्टिविटीज़ से, वॉकिंग के, जो भी उनको पसंद आती है, जो भी उनके साथ एक कहते हैं ना कि स्कूल में उनको कोई किसी ग्राउंड की अवेलेबिलिटी हो तो उसको हम यूज़ करें। प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पे हमारे पास सेफ स्पेसेस नहीं है, और जब सेफ स्पेसेस नहीं होते तो फिर लड़कियाँ बाहर नहीं निकलती और उनको इजाज़त नहीं मिलती है। मेरी जो मैसेज है वॉकाथॉन और फेम गेम्स के ज़रिए वो यही है पेरेंट्स को कि अपना माइंडसेट थोड़ा सा चेंज करें और अब बेटियों को भी आगे जाने दें, उनके साथ जाएं, वॉक करें उनके साथ जाके। बेशक उनके स्कूल में जाके आप एक स्ट्रक्चर्ड PE लेसन का एक एडवाइस करें स्कूल को कि उनकी PE लेसन्स भी उतने ही ज़रूरी हैं जितने मैथ्स और इंग्लिश होते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये ख़ास तौर पे कोरोना के अंदर हमने देखा, यहाँ पर तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो मर्द भी घरों के अंदर जो है महसूर होकर रह गए थे, तो ख़वातीन तो पहले ही बहुत मुश्किल से बाहर निकल रही होती हैं, लड़कियों को बाहर निकलने की इजाज़त बहुत मुश्किल से मिलती है, तो क्या उससे भी थोड़ा बहुत ये लिंक करता है आपका जो इनिशिएटिव है कि चलें हम कोशिश करते हैं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम होगा, PCB भी साथ है, विमेन टीम भी साथ है, तो कुछ उसमें भी फ़ायदा होगा, लड़कियाँ बाहर निकल रही होंगी?
बिल्कुल, हमारा मकसद ही ये था कि जब कोविड आया तो हम स्कूल्स के अंदर नहीं जा पा रहे थे, तो हमने फिर ये एक नई ब्रांड निकाली वॉकाथॉन के नाम से, जो फेम गेम्स के अंडर ही आती है। और उसमें यह था कि हम विमेंस वॉकाथॉन करवाएंगे सेफ स्पेसेस में। तो हमने पीसीबी के साथ ताउन किया और उन्होंने हमें अपने स्पेसेस दिए, उन्होंने अपना ग्राउंड दिया। गद्दाफी स्टेडियम में पहली दफ़ा पाकिस्तान में ऐसा हुआ है कि एक विमेंस वॉकाथॉन हुई हो, जहाँ पे औरतों ने कभी, हो सकता है लड़कियों ने, बच्चियों ने जो स्कूल से आए हुए थे, उन्होंने कभी कदम भी नहीं रखा है क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। एक बहुत ओवरवेलमिंग सी बात थी, उनको बहुत मतलब एक्साइटमेंट थी बच्चियों में। तो ऐसी चीज़ें अगर हम पैदा करेंगे, ऐसे सेफ स्पेसेस उनके देंगे, उनको हम ऐसी फैसिलिटीज़ और फेस्टिवल्स करके देंगे, तो ये चीज़ एक नॉर्मेलिटी में आ जाएगी और हम बच्चियों को और ज़्यादा एम्पावर कर सकेंगे। कोविड ने देख लिया, आप जैसे कह रहे हैं कि कोविड ने सबको ही घरों में बंद कर दिया था। ख़ासतौर पर अगर हम इसकी जेंडर इक्वालिटी देखें तो सबसे ज़्यादा फीमेल्स पे ही जो है ना ये असर की जाती है चीज़। तो हम चाह रहे थे कि माओं को, खालाओं के साथ बिल्कुल, मतलब हम लोग अपनी जो बेटियां हैं उनको लेके बाहर निकलें, या फिर घर के अंदर अगर आपके पास लॉन है तो आप वहाँ वॉक करें। सबके पास अब स्मार्टफोन्स आ गए हैं, आपके पास वॉचेस आ गई हैं जिसमें आप अपने स्टेप्स भी जो है ना रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों की अवेयरनेस हम क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो कि कोविड ने बहुत ज़्यादा हमारे साथ एक थोड़ी मुश्किलात पैदा कर दी। तो ऐबा, जिस तरह से आपने कहा कि माइंड सेट हमारे ये हैं कि ख़वातीन जो हैं वो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती, खेलों की सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकती, और फिर बच्चियाँ खुद भी घबराती और डरती हैं, तो आप उनको इस तरफ राग़िब करने के लिए किस तरह से कोशिश करती हैं, और फिर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? हमारे प्लान्स यही हैं कि हम वक्फन जो हैं स्कूल्स के अंदर उनको एम्पावर करें। स्पोर्ट्स लेसन जो मैंने आपको बताया था, गेम्स लेसन, उसको स्ट्रक्चर्ड बनाए ताकि इंगेजमेंट ज़्यादा हो, गेम बेस्ड एक्टिविटी हो, उसमें से ये सीखें कि हमें लीडर कैसे बनना है, और इनको एक बहुत ही एंगेजिंग और फन एक्टिविटीज़ हम प्रोवाइड करें। जैसे वॉकाथॉन हमने गद्दाफी में किया, हमारी यही उम्मीद है कि हम और सिटीज़ में, नेशनल स्टेडियम में, पिंडी स्टेडियम में, हम वहाँ पर भी लेके जाएँ और छोटे इलाकों में भी लेके जाएँ। तो हम चाह रहे हैं कि इसको हम एक पूरे पाकिस्तान में जो है फीमेल एक्टिविटी को हम डिफरेंट तरीकों से इसको लेके आए। सब कुछ लोग हैं जिनको बॉक्सिंग पसंद है, कुछ लोग, कुछ औरतें हैं जिनको वॉकिंग पसंद नहीं है, उनको हो सकता है क्रिकेट पसंद हो। तो हम चाह रहे हैं कि हर उस एवेन्यू को हम एक जो है ना कवर कर सकें, ताकि हर लड़की के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी हो। ये चीज़ लैक करती है यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी। सबको ये भी बता दो कि हम किधर जाएं। ठीक है, हमें ये भी बताइएगा कि अज़हर महमूद साहब कितना इंटरेस्ट ले रहे होते हैं, आपको कितनी सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका भी जिक्र लाजमी होना चाहिए गुफ्तगू में। अज़हर के बगैर तो बात कंप्लीट नहीं होती है हमारी यहाँ पे। हम लोग, अज़हर जो है एक बहुत सपोर्टिव हस्बैंड भी हैं, लेकिन इस प्रोग्राम के डायरेक्टर भी हैं फेम गेम्स के। उन्होंने ही जो है करिकुलम जो हमारा फेम गेम्स का बनाया है वो उन्होंने ही बनाया और पास किया आईसीसी कोचेस के साथ बैठ के, जो हम लड़कियों के स्कूल्स लेके जा रहे हैं। वॉकाथॉन में भी उन्होंने पूरा भरपूर हिस्सा लिया है। मेरी 2 बेटियां हैं माशाल्लाह, और दोनों के दोनों वहाँ पे क्लब और काउंटी क्रिकेट खेल रही हैं लंदन में, और उसमें अज़हर का बहुत ज़्यादा हाथ है। उनको सपोर्ट करते हैं, उनको आगे से आगे कोच करते हैं। उनका यही है कि जो लड़कियों के अंदर, हम जो लड़कियों को जो है ना हम सपोर्ट करते हैं, वही अपने बेटे को भी करते हैं, इक्वल होना चाहिए। तो अज़हर के बगैर तो ये होना नहीं था। ज़ाहिर सी बात है, मेरा जो रुझान इस तरफ आया वो अज़हर की वजह से और उनकी करियर की वजह से ज़्यादा आया है। चलें, बहुत शुक्रिया बा, आपने सुबह पाकिस्तान को ज्वाइन किया, और बढ़िया ज़रूरी चीज़ें हैं, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ तो होनी चाहिए, और स्पोर्ट्स के अंदर भी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये इनिशिएटिव अज़हर महमूद साहब जो हैं वो भी साथ हैं इनके, और दोनों मियाँ बीवी जो हैं बेहतरीन काम कर रहे हैं। कुछ मैचेस का जिक्र कर लेते हैं, T20 वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। बिल्कुल जी, ग्रीन शर्ट्स का T20 वर्ल्ड कप में शानदार आगाज़ हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वार्म अप मैच जीत कर इवेंट में ख़तरनाक अज़ाइम ज़ाहिर कर दिए हैं टीम ने, और वार्म अप मैच में हरीफ टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 130 रन बनाए और 131 रन का हदफ पाकिस्तानी टीम को दिया। 3 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने हासिल कर लिया। बाबर आजम ने जो है बेहतरीन इनिंग्स खेली, उन्होंने 50 रन बनाए। फ़खर जमान ने उनसे भी बेहतरीन इनिंग्स खेली, और 1 डाउन फ़खर जमान को खिलाया गया था। तो लग ये रहा है कि कुछ हमने फ़ाइनल कर लिया है कि हमारा क्या कम्बिनेशन होगा, हम किस तरह से जा रहे होंगे। पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। अच्छा विशाल, कल वाला मैच ऐसे लग रहा था कि वेस्ट इंडीज़ वाले शायद वो या तो खेलने नहीं आए हुए, या फिर वो कह रहे हैं कि हमने आपको बताना ही नहीं है, हमारा प्लान क्या, हम आपको असल मैचेस में जाके फाइनल मैचेस में हम आपको क्रिस गेल भी टिप
हाँ। खेल नहीं रहे, पता नहीं क्या हो रहा था, या तो उनसे खेला जा नहीं रहा था या वो दिल ही नहीं कर रहा वो था। अपने ट्रिक्स नहीं बताना चाह रहे होंगे, वो चाह रहे होंगे कि बस भाई हम फाइनल जब खेलने लगेंगे आपके साथ तभी बताएंगे कि हम कैसा खेल रहे हैं। हाँ, तो ये भी हो सकता है। अच्छा, वैसे ऐसी सूरत हाल ही रही है ना बड़ी, मुझे वेस्ट इंडीज़ की टीम लग ही नहीं रही थी कि जिस तरह से वो खेल रहे थे। खैर फ़खर जमान ने बेहतरीन बैटिंग की है और जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनका रोल होगा, वैसे रोल में हमने फ़खर को बाकायदा तौर पर देखा भी है। बाबर ने अच्छी बैटिंग की, रिजवान जल्दी आउट हो गए, फिर मलिक भी आए थे। अच्छा, इंडिया के मामले के ऊपर भी और वैसे सारी सूरत हाल के ऊपर साबिक टेस्ट क्रिकेटर आमिर सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद है। आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। पहले वार्म अप मैच को देखें तो लग ये रहा था कि वेस्ट इंडीज़ तो अभी शायद वार्म अप के मूड में भी नहीं है। कल उनसे खेला नहीं जा रहा था या वो खेलना नहीं चाह रहे थे, मामला क्या था? देखिए, प्रैक्टिस मैच में कुछ टीमों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट होता है चूंकि पाकिस्तान की टीम में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आई हैं, इसीलिए वो अपना कॉम्बिनेशन जो पहले मैच में लेके जाना चाह रहे हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। वेस्ट इंडीज़ की टीम की जहाँ तक बात करते हैं, उन्होंने तो आई थिंक अपने कुछ मेन प्लेयर्स को खिलाया भी नहीं। सो वो मेरा ख्याल है ये देख रहे थे कि कौन से एक दो प्लेयर हैं जो बॉर्डर लाइन पे है, उनको टीम में रखा जाए, उनकी फॉर्म देख रहे थे। सो प्रैक्टिस मैचेस के ऊपर इतना ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत तो नहीं होती, टीमें अपने आप को वार्म अप ही कर रही होती है जिस तरह आपने पहले कहा। अच्छा आमिर साहब, बाबर आजम को देखा जाए, मोहम्मद रिजवान को देखा जाए तो क्या समझते हैं किस पोजीशन पर उनको बैटिंग करनी चाहिए? क्योंकि देखा जाए तो पूरी कौमी टीम जो है वो उन्हीं पर इन्हिसार कर रही है, उनकी बैटिंग पर कर रही है। देखिए, वो तो बाबर आजम ने बिल्कुल क्लियरली स्टेट कर दिया हुआ है कि वो और रिजवान ओपन करेंगे। जो अच्छी चीज कल देखने को मिली कि इन्होंने फखर जमान को नंबर 3 के ऊपर खिलाया। सो वो उससे लग रहा है कि अगर रिजवान, क्योंकि वो काफी अरसे से आउट ऑफ फॉर्म चलते आ रहे हैं, अगर वो एक आधे मैच में नहीं करते तो फिर आई थिंक दे थिंक अबाउट प्रमोटिंग फखर टू ओपन द इनिंग्स। बाकी यही है कि आपने जो जिस कॉम्बिनेशन से खेले हैं वो लग रहा है कि आप इसी कॉम्बिनेशन से पहले मैच में जाएंगे, लेकिन जो चीज करने वाली है बाबर आजम के लिए वो ये है कि उनको अब जल्दी से डिसाइड करना है कि इन मैचेस में जो अगले तगड़े मैचेस आ रहे हैं, फाइनल ओवर्स पाकिस्तान की तरफ से कौन करेगा। एग्जैक्टली हारिस के कल वो देख लें कि वो जो आखिरी ओवर था, पहले 5 चौके पड़ गए, चले एक आधा तो वैसे लग गया लेकिन चौके पड़ गए और वहीं पर गेंद हो रहा है, वहीं वैसे ही शॉट्स खेले जा रहे हैं। तो हारिस के हवाले से आपको लगता है कि फिर से एक दफ़ा टीम मैनेजमेंट को थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, वसीम भी बैठे हुए हैं, उनको कोई चांस दे दें या कुछ और कर लिया जाए? देखिए, एक मैच के ऊपर तो आपने ये डिसीजन नहीं करना क्योंकि आप काफी अरसे से हारिस को खिलाते आ रहे हैं और मैंने ये आपके शो में भी कहा था और 92 के 5th अंपायर में के शो में भी कहा था कि आपको देखना है मोहम्मद वसीम आपको थोड़ी सी एडवांटेज ला के देगा। उनका एक तो स्लिंगी एक्शन है, गेंद नीचे रहने के चांसेस हैं, उसके बाद बैटिंग अच्छी कर लेते हैं, लेकिन आपने ये भी देखना है कि उनकी फॉर्म कैसी है। अगर आपने उनको किया इसका मतलब है फॉर्म अच्छी है। अब उनको आपने क्लियरली बताना है कि आपसे रिक्वायरमेंट क्या है, इसलिए आपको टीम में ला रहे हैं। अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है तो वो हैंडी साबित हो सकता है। सही। तो आमिर साहब ये भी बताइएगा, पाकिस्तान का असल मुकाबला अगर देखा जाए तो वो तो 24 अक्टूबर को भारत के साथ ही होने जा रहा है, हम सब यही समझते हैं। तो किस कॉम्बिनेशन के साथ उतरना चाहिए मैदान में ताकि भारत को मात दी जा सके? देखिए, अभी तो इतनी ज्यादा चेंजेस तो वो करेंगे नहीं। अभी हैदर अली की पहले बात कर रहे थे कि उनको नंबर 3 के ऊपर खिलाना चाहिए, उन्होंने फखर को खिलाया, वो तो आपके सामने क्लियर कट है। आसिफ अली खेलेंगे ओपन, ये रिजवान और बाबर करेंगे नंबर 3 पे फखर जमान, चौथे पे हफीज, 5वें पे शुएब मलिक आएंगे, 6ठे पे आसिफ होंगे, 7वें पे इमाद होंगे, इमाद है, शाहीन शाह है, उसके बाद हसन अली है, एंड देन एक चॉइस आपको करनी है, इधर हारिस रऊफ और वसीम। ठीक है, ये तो हमें समझ लग गया। अच्छा आमिर भी दूसरे मैच की भी एक जिक्र कर लेते हैं। एक और वार्म अप मैच हुआ है लेकिन वो बेहतरीन मैच हुआ है, इंडिया और इंग्लैंड का जो मैच हुआ है, बड़ा स्कोर था, बड़ा टोटल चेस किया गया और इंडिया की टीम से वैसे देख के डर ही लग रहा था कि ये लड़के कर क्या रहे हैं, किस तरह से खेल रहे हैं, किस तरह के शॉट्स हैं, ओपनिंग से लेकर जितने खिलाड़ी आए, विराट कोहली बस थोड़ा सा नहीं खेल पाए। आपको लग रहा है कि ये टीम फाइनल खेलने के काबिल टीम है कि इतनी तगड़ी टीम, इतनी बेहतरीन बैटिंग है खास तौर पे? देखिए, जो कंडीशंस हैं, मैं समझता हूं कि एशिया की जितनी भी टीम है उनके चांसेस हैं इस टूर्नामेंट में अच्छा करने के।
और इंडिया चूंकि यहाँ पे रिसेंटली क्रिकेट खेला हुआ है तो उनका ऑब्वियसली यहाँ पे उनको नो हाउ है कि इस वक्त पिचेस क्या बिहेव कर रही है और हमने किस माइंडसेट और अप्रोच के साथ ये वाले मैचेस में खेलना है। लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ इंडिया के साथ ही मैच नहीं है इस वर्ल्ड कप में, और भी मैचेस है, बाकी मैचेस हमें तो अफगानिस्तान से भी डर लगता है। ठीक कह रहे हैं आमिर साहब। अपने जो बल्लेबाज हैं हमारे, उनकी कारकर्दगी कैसी देख रहे हैं? हम बैटिंग की तो बात कर रहे हैं, बॉलर्स अपने किस तरह से देख रहे हैं? कौन से बॉलर हैं हमारे जो दूसरी टीम के मद्दे मुकाबिल जो आए तो शानदार खेल दे सकते हैं? देखिए आपके लाइनअप तो ऐसी है, स्पेशली आपके शाहीन शाह, अफरीदी, हसन अली बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। ये दो बॉलर्स तो आपके लिए अच्छा करते आ रहे हैं। अब ये देखना है कि शादाब और जो इमाद वसीम है वो इन पिचेस के ऊपर कितना पार्ट प्ले करते हैं। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे स्पिनर्स आपके लिए बहुत ज्यादा काम करते हुए नजर आएंगे। आप जितने भी अभी तक मैचेस हुए हैं आपने ये देखा होगा कि स्पिनर्स ने जो है ऑलमोस्ट बहुत बड़ा फैक्टर क्रिएट किया है कि टीमों को जितवाने में। सो आई थिंक शादाब और इमाद की जो है वो परफॉर्मेंसेस बहुत ही माइन्यूटली मॉनिटर की जाएंगी इस T20 वर्ल्ड कप में। ठीक है आमिर भी, आपको लगता है कि इमाद के साथ अगर नवाज का मुकाबला कर लिया जाए तो शायद नवाज इन पिचेस में ज्यादा कारामद हो सकते हैं? देखिए दोनों एक ही तरह के बॉलर हैं। नवाज को एडवांटेज है, कभी कभी वो गेंद जो है उनका स्पिन हो जाता है, लेकिन वो करते वो भी बहुत तेज बॉल है। और इन पिचेस के ऊपर जहाँ पे गेंद जो है वो ऑलरेडी काफी ज्यादा फंस रहा है, वहां पे आप तेज गेंद करोगे तो आप बैट्समैन को बेसिकली प्रोवाइड कर रहे हो विद सम पेस कि वो उस पेस को यूज करके आपके खिलाफ रन्स बनाए। सो यहाँ पे देखना होगा कि कौन सी पिच के ऊपर हम खेल रहे हैं मैच, उसको अच्छी तरह रीड करना होगा एंड देन मेक अ कॉल कि इमाद को खिलाना है या नवाज को खिलाना। और नवाज को जो इनकरेज करने की जरूरत है कि गेंद थोड़ा सा ढीला करें। हर गेंद जो है वो इस तरह नहीं मारना बैट्समैन की तरफ जैसे ईंट फेंक रहे हैं। आपने क्रिकेट बॉल स्पिन करना है बॉल को, अगर वो इसमें कामयाब होते हैं तो वो काफी ज्यादा हैंडी साबित हो सकते हैं। तो आमिर साहब अगर एक और तरफ मैं बात करना चाह रही हूँ, जैसे इंडिया की तरफ से ये तकरीबकारियाँ ही कह सकते हैं हम कि कोशिश की जा रही है मैच को ख़राब करने की, और फिर पीसीबी चेयरमैन रमीज़ राजा का बयान भी सामने आया, उन्होंने कहा कि सियासत को दूर ही रखा जाए मैच से। तो क्या समझते हैं ये किस तरफ इशारा है और क्या भारतीय टीम की तरफ से किया जा रहा है? आपको किसने कहा है कि ये क्या खराब करने की कोशिश की जा रही है? नहीं वो रमीज़ राजा कर रहे थे, हाँ वो उस पे कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे जो उधर भारतीय सियासतदान कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड की हैसियत से तो मेरा ख्याल है कि उस लेवल पे तो कोई ऐसा मामला है भी नहीं। ये जो सारे हम लोग कहते हैं अजीब गरीब बातें कहनी शुरू कर देते हैं। देखिए इंडिया का चैनल है स्टार टीवी, ओके, वो ब्रॉडकास्ट कर रही है, और जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है वो अरबों रुपया कमाते हैं। वो पागल के बच्चे हैं, वो ये मैच खराब करें। ये तो हमें सोचना है कि हमने नहीं खेलना भाई, जाओ जब तक हमारे साथ नहीं क्रिकेट खेलोगे। हम एमी बनाए जा रहे हैं उनको कि जी ये वो खराब करने की कोशिश, और भाई उनको फायदा होता है हमारे साथ क्रिकेट खेलने का और किसी को नहीं है। अगर आप एक दफा नहीं खेलेंगे तो इंडिया का मैं आपको शर्त लगा के बता रहा हूँ कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आपको फोन करेगा कि आप प्लीज आप मैच खेलें। ये बच्चों वाली बात है। अच्छा, मैच खराब। अच्छा आमिर भी, आप समझते हैं कि रमीज़ राजा साहब को इन चीजों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए? सेनेट में जाके बोल देते हैं जी इंडिया चाहे तो हमारा क्रिकेट बोर्ड खत्म हो जाए। इन्होंने मजाक बनाया हुआ है, लोगों को ये बेवकूफ बनाते हैं। अच्छा ठीक है, मतलब वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वर्ल्ड कप का मैच जो है वो आपके खिलाफ ना खेले। नहीं, अच्छा अरबों रुपया ठीक है डॉलर के माध्यम में आप बच्चों वाली बात कर रहे हैं। आमिर भी ये बता दीजिए कि रमीज़ राजा साहब अभी खैर वो काफ़ी उनकी भी पेस तेज चल रही है और वो भी हर मामले के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं। बतौर पीसीबी चेयरमैन क्या जिम्मेदारियां कुछ मुख्तलिफ हैं कि थोड़े से वोकल कम हो जाए, अहम इशूज के ऊपर बात किया करें, कुछ को जाने दिया करें? देखिए बात यह है कि ये यूट्यूब चैनल नहीं है जो चला रहे हैं, ये क्रिकेट बोर्ड है। आपने काम ज्यादा करना है और बोलना कम है। भाई आप क्यों डिफेंड कर रहे हो? आप हर चीज जो है वो इंडिया की तरफ लेके जा रहे हो, और भाई आपका अपना मुल्क बहुत ज्यादा तगड़ा है, आप इसके ऊपर रहे।
आपको उनकी तकलीफ है, पाकिस्तान की तकलीफ नहीं है आपको। ये को डिसाइफर करने की जरूरत है जल्दी से जल्दी। बिल्कुल ठीक है। आमिर सुहेल साहब बहुत शुक्रिया आपका, सुबह सवेरे पक्ष से आप बात कर रहे थे। और कल के जो मैचेस थे उनसे इंडिया खासी एक तगड़ी टीम लग रही थी और वेस्ट इंडीज़ ने उस तरह से, आमिर सुहेल साहब भी कह रहे थे कि वो शायद ऑफ कलर थे, वो खेलना नहीं चाह रहे थे, उन्होंने उसको बाकी वार्म अप लिया था। पाकिस्तान ने पूरा जोर लगाया, लेकिन खैर पाकिस्तान जीते। अब कल साउथ अफ्रीका से मैच होगा, हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान बेहतरीन खेल पेश करेगा इंशाअल्लाह। और इसी के साथ हम प्रोग्राम को इख्तिताम पजीर करते हैं क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।